तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क से 2024 एंड 2025 के पेपर सॉल्यूशन को इन डिटेल में। अब देखो, हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट है हमने ऑलरेडी यूट्यूब के अंदर वन शॉट के साथ कंप्लीट कराया हुआ है। उसके अंदर मैंने 3 साल के पीवाईक्यूज और कंप्लीट सिलेबस, न्यूमेरिकल सब कुछ कंप्लीट कराया हुआ है। बट उसके बाद जो हमारा पेपर आया था 2024 एंड 25 का, वो सॉल्व नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और इस वीडियो के अंदर ऐसा नहीं है कि हम आपको ऑप्शंस कराएंगे, हम आपको सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं सारे आपको सॉल्व कराएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा तो इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और हाँ, मेक श्योर करना कि आप वीडियो को कंप्लीट देखो, जिससे कि आपसे कोई भी जो टॉपिक है वो मिस ना हो। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिंक्स needed फॉर अ फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी विद 10 नोड्स। तो हमें नंबर ऑफ लिंक्स निकालने हैं मैश टोपोलॉजी के मेथड से, जिनमें हमें नंबर ऑफ नोड्स 10 दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे क्वेश्चन में कितने क्या क्या गिवन दे रखा है। तो हमें सबसे पहले हमारे पास है नोड्स, जिसको हमने n से डिनोट किया है। हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स है 10। ठीक है। और जो L है वो हमारे उसको कहलाता है नंबर ऑफ लिंक्स, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि नंबर ऑफ लिंक्स का जो फॉर्मूला क्या होता है। हमारे नंबर ऑफ लिंक्स का फॉर्मूला होता है L n माइनस वन अपॉन टू। तो इसमें जो L है वो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स है, एंड जो n है वो नंबर ऑफ नोड्स इन नेटवर्क है। तो हम सारी वैल्यूज को अपने फॉर्मूलाज में पुट करेंगे एंड जो नंबर ऑफ लिंक्स है उसको फाइंड आउट करेंगे। L इक्वल्स टू एन एन माइनस वन अपॉन टू है। L इक्वल्स टू n की जगह पे हमने 10 और ब्रैकेट में 10 माइनस वन अपॉन टू को पुट किया है। सो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो 10 इंटू नाइन आ जाएगा। फिर 10 इंटू नाइन इक्वल्स टू 90 अपॉन टू करते हैं, तो हमारा जो नंबर ऑफ लिंक्स आता है वो 45 आएगा। तो आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है कि आपको क्वेश्चन ये कुछ ऐसे कहता है कि सिग्नल इज ट्रांसमिटेड विद एन इनिशियल पावर ऑफ 2 वॉट एंड एक्सपीरियंस एन एटीन्यूएशन ऑफ -3 डेसिबल। तो कैलकुलेट द रिसीव्ड पावर। तो इसमें हम इस क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि इनिशियल कोई सिग्नल है जिसने इनिशियल पावर 2 वॉट का उसने इनिशियलाइज किया है। ठीक है। एंड उसने एक्सपीरियंस किया है किसी भी एटीन्यूएशन को -3 डेसिबल का। तो हमें इसमें जब फाइंड आउट करना है रिसीव्ड पावर कि उस सिग्नल ने कितना पावर रिसीव्ड किया है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन में जो भी हमारे पास गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। इनिशियल पावर हमें कितना है, 2 वॉट। एंड देन एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन क्या होता है, बहुत बच्चों को अभी प्रॉब्लम होती है समझने में। तो एटीन्यूएशन का मतलब होता है चेंज इन पावर, पावर में कितना चेंज आया। तो एटीन्यूएशन हमारा है -3 डेसिबल। तो हमें फाइंड क्या करना है, रिसीव्ड पावर, कितनी पावर उसने रिसीव्ड करी है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेसिबल फॉर्मूला। तो हमारा स्टैंडर्ड डेसिबल फॉर्मूला क्या होता है, गेन डीबी इक्वल्स टू 10 log base 10 आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो इसमें गेन डीबी क्या है हमारा, एटीन्यूएशन मीन दैट चेंज इन पावर। और इनपुट पावर क्या है हमारे पास, इनिशियलाइज ट्रांसमिटेड पावर। एंड देन हमारे पास आता, हमें जो निकालना है वो आउटपुट पावर है जो हमें रिसीव्ड हुई है, उसे हम कहते हैं रिसीव्ड पावर। सो हम सारी वैल्यूज को हम सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं हमारा जो भी रिसीव्ड पावर है। तो हमारे गेन डीबी इक्वल्स टू 10 log base 10 आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। सो गेन डीबी हमारा क्या है, -3 डेसिबल एंड 10 log base 10 आउटपुट पावर अपॉन टू, हमारा इनपुट पावर 2 है। देन हमने क्या किया कि दोनों साइड्स को 10 से डिवाइड किया। तो हमारा जो वैल्यू आया -0.3 इक्वल्स टू log base 10 इंटू आउटपुट पावर अपॉन टू। देन हमने क्या किया कि जो log base 10 है उसको उस साइड इक्वल टू इस साइड ले गए। तो हुआ 10 की पावर -0.3 इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन टू। देन हमने क्या किया कि 10 की पावर -0.3 को इवेल्युएट अच्छे से किया, तो उसकी वैल्यू जो आई है 0.501 इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन टू। देन हमने क्या किया कि 2 को 0.501 से मल्टीप्लाई किया। देन उसका जो वैल्यू आई आउटपुट पावर 1.002 वॉट आया। आई होप अच्छे से इस क्वेश्चन समझ में आएगा और इस न्यूमेरिकल में कोई इशू नहीं होगा। देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट सिचुएशन
कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स आर सुटेबल। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि मैक प्रोटोकॉल्स, कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स किस सिचुएशंस में सुटेबल होता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मैक प्रोटोकॉल्स होता क्या है। मैक स्टैंड्स फॉर मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। सो कंटेंशन बेस्ड मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल ये क्या करता है कि जितने भी, सिंपल से एक एग्जांपल में समझो कि जो मल्टीपल नोड्स होते हैं, जब वो किसी भी चैनल या शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल के साथ ये एक्सेस ले रहे होते हैं, देन उस कंडीशन में मल्टीपल नोड्स आपस में ओवरलैप ना करे, जिसकी वजह से कोई इशू ना क्रिएट हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। तो हम इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। कंटेंशन बेस्ड मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स operates on a decentralized basis where multiple nodes compete for access to a shared communication channel. नाउ अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर कंटेंशन बेस्ड मैक प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। तो पहला जो कंडीशन आता है वो आता है नेटवर्क्स विद बस्टी ट्रैफिक। नेटवर्क्स विद बस्टी ट्रैफिक क्या हुआ? ये ऐसा कंडीशन है जिसमें जो नोड्स जो होते हैं वो मतलब कंटिन्यूअसली अपने जो डेटा को सेंड नहीं कर पाते, लेकिन इसके साथ साथ जो डेटा होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है। अगला कंडीशन ये होता है कि लो टू मॉडरेट ट्रैफिक लोड्स। लो टू मॉडरेट ट्रैफिक लोड्स क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सारे के सारे जो नेटवर्क यूटिलाइजेशन है बाकी नेटवर्क यूटिलाइजेशन से लो होता है। एंड देन हमारा आता है डिसेंट्रलाइज्ड एंड एडहॉक नेटवर्क्स। डिसेंट्रलाइज्ड एंड एडहॉक नेटवर्क्स होता क्या है? तो डिसेंट्रलाइज्ड एंड एडहॉक नेटवर्क्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग डिवाइस जो होती है, जब भी हम उसको सेटअप कर रहे होते हैं, या तो वो सेटअप करने में बहुत इंपॉसिबल होता है, या तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ पिगी बैकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पीवाईक्यूज इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि पिगी बैकिंग होता क्या है। पिगी बैकिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एक नोड से आप किसी दूसरे नोड पे कोई भी डेटा या डेटा पैकेट पहुंचाते हैं, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपका जो मैसेज, आपने जो मैसेज सेंड किया है, वो हमारे रिसीवर के पास पहुंच चुका है। उस चीज को इंश्योर करने के लिए हम पिगी बैकिंग का यूज करते हैं। जैसे कि एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। Piggybacking is an optimization technique used in two-way data communication to improve network efficiency. आई होप अच्छे से समझ में आएगा। इसी को एक एग्जांपल में केस के थ्रू समझते हैं। इन स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसमिशन व्हेन नोड ए सेंड्स अ डेटा फ्रॉम टू नोड बी मस्ट सेंड बैक एन एक्नॉलेजमेंट टू कंफर्म द डेटा अराइव्ड सेफली। मीन दैट अगर नोड ए है, नोड ए ने नोड बी की तरफ कोई भी डेटा सेंड किया, तो डेटा के साथ साथ वो एक एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करेगी, ये इंश्योर करने के लिए कि आ, आपने जो डेटा या पैकेट सेंड किया है वो मतलब सेफली पहुंच गया है कि नहीं पहुंचा है, इस चीज को इंश्योर करने के लिए। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। देन हम आते हैं, एक क्वेश्चन है जिसमें लिस्ट द फंक्शन ऑफ ऑल लेयर्स इन ओएसआई रेफरेंस मॉडल यूजिंग अ लेबल डायग्राम। इसमें ये क्वेश्चन आपने ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो ओएसआई मॉडल क्या है? एक फ्रेमवर्क है किसी भी नेटवर्क लेयर्स का, जिसमें जो डेटा है लेयर बाय लेयर किस तरह से मूव करती हैं उसको डिफाइन किया गया है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल के 7 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर कुछ इस तरह की फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर्स, देन सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर, एंड इन द लास्ट एप्लीकेशन लेयर आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि लिस्ट वेरियस पॉलिसीज दैट आर यूज्ड फॉर कंजेशन कंट्रोल। मीन दैट कि जो कंजेशन कंट्रोल होता है उनके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज यूज करी जाती हैं और कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं। तो सबसे पहले कंजेशन कंट्रोल को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कंजेशन होता क्या है। कंजेशन कुछ इस तरह है, जैसे कि एक सेंडर है जिसने किसी रिसीवर को एक डेटा या पैकेट, कोई कुछ भी एक डेटा सेंड किया, तो जो डेटा है एक हाई स्पीड पे जाएगी। सेंडर ने जो डेटा हाई स्पीड पे भेजी, उस वक्त रिसीवर एबल नहीं है उस डेटा को पर्टिकुलर उसी हाई स्पीड पे
रिसीव करने के, तो इस समय क्या होता है, कंजेशन की प्रॉब्लम ऑक्यूपाई होती है। देन हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंजेशन कंट्रोल का यूज करते हैं। जो कंजेशन कंट्रोल होता है वो कुछ पॉलिसीज का यूज करता है, जिसमें पहली पॉलिसी ये है कि ओपन लूप पॉलिसी, एंड देन आता है क्लोज लूप पॉलिसी। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे ओपन लूप पॉलिसी। ओपन लूप पॉलिसी क्या होती है? ओपन लूप पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि जब भी कंजेशन मतलब अगर होने से पहले, कंजेशन मिलने से पहले ओपन लूप पॉलिसी का यूज कर दिया जाता है कि कंजेशन कंट्रोल हो सके, कंजेशन आए ही ना उस डेटा ट्रांसमिशन में। तो ये जो ओपन लूप पॉलिसी है वो भी कुछ पॉलिसीज का यूज करती है, जैसे कि रिट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी, डिस्कार्डिंग पॉलिसी, एंड देन एडमिशन पॉलिसी। नाउ वी मूव टू द क्लोज लूप पॉलिसी। क्लोज लूप पॉलिसी क्या है? तो क्लोज लूप पॉलिसी क्या होती है? दीज पॉलिसीज आर रिएक्टिव, दे डिटेक्ट कंजेशन एंड टेक स्टेप टू रिमूव इट। क्लोज लूप पॉलिसी तब यूज करी जाती है जब फाइनली कंजेशन कंजेशन जो कंजेशन होता है वो फाइंड हो जाए। कंजेशन फाइंड होने के बाद हम क्लोज लूप पॉलिसी का यूज करते हैं। तो ये जो क्लोज लूप पॉलिसी होती है वो भी कुछ चार पॉलिसीज का यूज करती हैं, जैसे कि बैक प्रेशर, चॉक पैकेट्स, इम्प्लिसिट सिग्नलिंग, एंड देन इन द लास्ट एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है व्हाट इज द रोल ऑफ स्टब इन रिमोट प्रोसीजर कॉल मैकेनिज्म। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल का मैकेनिज्म क्या है, हम ये जानेंगे स्टब का। मतलब इसका ये हो गया कि जो स्टब है उसका रिमोट प्रोसीजर कॉल में मैकेनिज्म में क्या रोल है। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल, जिसको हम आरपीसी मैकेनिज्म भी कहते हैं, तो उसमें क्या करता है, स्टब्स जो होता है वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क एक्ट करता है क्लाइंट और सर्वर के लिए। और ये जो करता है, ये दे प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन दैट मेक्स अ रिमोट नेटवर्क कॉल लुक एंड फील लाइक अ लोकल फंक्शन कॉल। मीन दैट ये हुआ कि ये जो स्टब है आरपीसी में क्या करता है कि ये एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर की तरह प्रोवाइड कराता है। एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या होता है? जो आपके जो प्रोसेस होती है उसको हाइड करके आपके जो यूजफुल डेटा होता है उसको प्रेजेंट करे। तो ये जो क्या करता है कि जो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बना प्रोवाइड करता है, जिसमें ये एक्ट करता है एक लोकल फंक्शन की तरह। आई होप अच्छे से आपको ये सारे पीवाईक्यू समझ में आएंगे। हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन बी के क्वेश्चंस की तरफ। जो सेक्शन बी होता है वो लॉन्ग बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो इस पोर्शन में क्या होता है कि 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं और उसमें से कोई 3 करने होते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम पांचों क्वेश्चंस कवर करवाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ न्यूमेरिकल बेस है। तो इसमें क्या पूछा है, सीआरसी मेथड के थ्रू, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ भाई कि सबसे जो मेथड से तुम्हें बोला है सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले उस मेथड को तुम्हें डिफाइन कर देना, ठीक है ना। तो सीआरसी मेथड के थ्रू, तो सीआरसी मेथड होता क्या है? तो सीआरसी जो फुल फॉर्म है वो है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मेथड, ठीक है। तो सीआरसी एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो यूज करता है किसी भी डिजिटल नेटवर्क में कोई भी डेटा का ट्रांसफर होता है। अब मान लो कोई रिसीवर है, ठीक है। एक रिसीवर ने दूसरे सेंडर से कोई डेटा रिसीव कर रहा होगा, तो जो ट्रांसमिशन के बीच में जो भी डेटा के अंदर एक्सीडेंटल चेंजेस आते थे उस एरर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो जो सीआरसी मेथड है वो एक्सॉर डिवीजन का मेथड यूज करके उस डिटेक्शन को उसे डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, ये देखेंगे कि हमारे न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन दे रखा है। जैसे कि हमें एक ट्रांसमिशन के टाइम में एक मैसेज दे रखा है, शो कर रखा है ये, एंड देन हमारा जो जनरेटर है कुछ इस तरह दे रखा है। तो हमें इसमें क्या दे रखा है कि एक और कंडीशन दी है कि मान लो कि अगर ट्रांसमिशन के टाइम में जो तुम्हारे लेफ्ट से थर्ड बिट है उसको इन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारा मैसेज दे रखा है इसमें ये, हम जनरेटर दे रखा है। तो ये जो मैसेजेस और जनरेटर है इनको हमें चेंज करना है बिट्स में। तो हमने बिट्स में चेंज कैसे किया है कि इनके कोफिशिएंट्स को हमने मतलब लिया है एंड उसको बिट्स में चेंज किया है, ठीक है। जैसे कि x टू दी पावर 8 है तो उसके जो कोफिशिएंट है 1 है, और फिर x टू दी पावर 7 इसमें एब्सेंट है, हमने यहाँ पे 0 रखा। एंड देन x टू दी पावर 6 है तो उसका जो कोफिशिएंट 1 है तो हमने इसको रखा। तो इसी तरह से हमने मैसेज और जनरेटर को दोनों को बिट्स में चेंज कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि
जनरेटर का हायर डिग्री देखना है। जनरेटर की हायर डिग्री 4 है, तो जनरेटर जितनी हायर डिग्री होगी उतना ही हमें जीरो ऐड करना है मैसेज के एंड में। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं कि जो मैसेज है उसको एक्सओर डिवीजन के मेथड के थ्रू हमें जनरेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक्सओर डिवीजन मेथड होता क्या है, हमने पढ़ा था जैसे कि जो एक्सओर डिवीजन मेथड में जो सेम बिट्स के जो होंगे ना उनको जीरो कर दिया जाता है, और जो डिफरेंट बिट्स होते हैं उनको वन दिया जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने एक्सओर डिवीजन मेथड की तरफ। जैसे कि इसमें दे रखा है कि हमने 5 बिट्स ले रखे हैं इसमें, 1 0 ट्रिपल 1। ठीक है, एंड जो हमारा मैसेज है वो ऐसे दे रखा है, तो हमें क्या करना है कि उसके नीचे कंटिन्यूअसली डिवीजन करते जाना है। 1 0 ट्रिपल 1 है, तो हमने इसके नीचे मैसेज के नीचे रखा, एंड देन हमने अप्लाई किया एक्सओर डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हमने जैसे मैंने बताया था कि वन और वन सेम वाले जीरो हो जाएंगे और डिफरेंट वाले वन हो जाएंगे। ठीक है, तो वन और वन जीरो, जीरो और जीरो जीरो, वन और वन जीरो, जीरो और वन, ये डिफरेंट है तो यहाँ पे वन हो जाएगा। ऐसे ही करते रहेंगे, सेम रूल मेथड अप्लाई होते जाएगा, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा सीआरसी वैल्यू कहते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर आया यहाँ पे 0101, लास्ट की 4 डिजिट को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सीआरसी वैल्यू। एंड हमें इसको क्या करना है कि उसी सीआरसी वैल्यू को देन हम अपने जो हमारा जो मैसेज था उस मैसेज के लास्ट में उन सीआरसी वैल्यूज को एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। एंड देन हमें क्या करना है कि हमें एक कंडीशन दी थी, आपको याद हो तो उसमें ये लिखा था कि लास्ट लेफ्ट से थर्ड बिट को हमें इन्वर्ट करना है। तो हमने लेफ्ट से थर्ड बिट को इन्वर्ट किया, तो जो हमारा मैसेज कुछ ऐसे बना था, 1010011110101। तो हमने लेफ्ट से थर्ड बिट को हमने अब इन्वर्ट किया, तो क्या होना, वन से जीरो। ठीक है, हमने इस वाले बिट को इन्वर्ट किया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, तो हमारा ये कोड वर्ड है। ठीक है, उसको अब हमने क्या किया कि दोबारा जनरेटर से एक्सो डिवीजन मेथड के थ्रू हमने इसको डिवीजन किया। ठीक है, तो अब हमने जो हमारा जो नया कोड वर्ड बना, क्या बना था, 1000011 1111 0101। ठीक है, उसको हमने क्या किया, जनरेटर से एक्सो डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व किया। तो लास्ट में हमारा जो डिवीजन मेथड फॉलो अप करके जो हमारा रिमाइंडर आया 1000 आया। ठीक है, ये हमारा सीआरसी वैल्यू जो आया, ये हमारा सीआरसी वैल्यू जो आया है, अब ये जो सीआरसी वैल्यू है यहाँ पे एरर डिटेक्शन डिटेक्ट कर रही है। ठीक है, कैसे, अगर हमारी वैल्यू जीरो के इक्वल होती, हमारा जो रिमाइंडर है, जो सीआरसी वैल्यू है, अगर जीरो के इक्वल होती तो ये एरर डिटेक्ट नहीं करती। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने 1000 लिया है। ठीक है, सीआरसी वैल्यू हमारी 1000 है, तो यहाँ पे ये एरर डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें एक आईपी एड्रेस दे रखा है, और उसको क्या करना है, जो 4 सबनेट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमें उसके सबनेट रेंजेस को स्पेसिफाई करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले कि इस तरह का जैसा भी क्वेश्चन आए, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इसमें नए मास्क फाइंड करने हैं। पहले मास्क देखना है उसका, फिर नए मास्क फाइंड करने हैं, फिर उसका ब्लॉक साइज देखना है, एंड देन आपको आपके जो सबनेट्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। एंड देन आप अपने सबनेट के 4 सबनेट्स निकालने हैं इसमें, तो चारों सबनेट्स को स्पेसिफाई करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, अपना गिवन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन दे क्या रखा है, हमें गिवन में जो आईपी एड्रेस हमारा नेटवर्क के ओवर नेटवर्क दे रखा है वो 192.168.10.0/24, और हमें नीड कितनी है सबनेट्स की, 4 सबनेट्स की नीड है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले न्यू सबनेट्स फाइंड करने हैं, सबनेट मास्क। ठीक है, अब मास्क इसमें क्या है, ये मास्क है। ठीक है, तो इस मास्क को हमें फाइंड करने के लिए, नए मास्क को फाइंड करने के लिए हमें गिवन मास्क ये दे रखा है, तो हमने क्या किया, जनरल आईपी एड्रेस लिख लिया 255.255.255.0। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि हमें हमारे पास जो 4 सबनेट्स हैं उसका अगर हमें बोरो बिट्स निकालनी है, तो क्या होगा, टू टू दी पावर एन। ठीक है, टू टू दी पावर एन है, तो हमने क्या किया, देखा कि जो एन की वैल्यू क्या है, वो हमारी बोरोड बिट्स है। कितना आया, 2 आया। तो हमने क्या किया, जो हमारा जो प्रीवियस, ठीक है, ओल्ड सबनेट मास्क था, उसमें हमने क्या किया, जो हमारा जो न्यू बोरो बिट्स है उसको ऐड कर दिया, तो 26 आया। अब ये क्या है, हमारा न्यू मास्क है। ठीक है,
ये न्यू मास्क है। देन क्या करना है हमें, अपने ब्लॉक साइज को चेक करना है, ठीक है। तो हमारा ब्लॉक साइज क्या है, आप में 64 का ब्लॉक साइज होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें ब्लॉक साइज बनाने। तो देखो ब्लॉक साइज में क्या किया मैंने, चार सबनेट्स लिए थे, 0 to 63, ये इसके अंदर 64 बिट्स हैं, ठीक है। 64 to 127, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम देखते हैं कि कैसे बनाया, तो जीरो में हमने 64 को ऐड किया क्योंकि हमारा ब्लॉक साइज 64 था। तो 64 से 127 तक का हमारा ये ब्लॉक साइज बना, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो हमारा 64 था उसमें हमने 64 को दोबारा ऐड किया, ठीक है। उसी ब्लॉक साइज को हमें कंटिन्यूअसली ऐड करते रहना है, ठीक है। तो अपने प्रीफिक्स में ऐड किया तो 128 आया हमारा, ठीक है। 64 + 64। अब हमने क्या किया, 128 में क्या किया, 64 ब्लॉक साइज को अगेन ऐड किया, तो आया 192 से 255 तक, ठीक है। तो हमारे ये चार सबनेट्स बन चुके हैं। अब क्या करना है हमें, सबनेट वन के रेंजेस बताने, सारी चीजें बतानी है, ठीक है ना। तो सबनेट वन को हमने फाइंड किया, तो क्या आया, हमारी जो नेट आईडी है, ठीक है। हमारे पास नेट आईडी कितनी है, ये हमारी नेट आईडी थी 192.168.10 ठीक है। ये हमारी नेट आईडी है। तो हमने क्या किया कि हमारा जो यूजेबल आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, यूजेबल आईपी क्या होगी इसमें, जीरो, ठीक है। तो जीरो से क्या हुआ, जीरो, अब ये जीरो है तो हमारे सबनेट्स में हमने क्या देखा, 0 से 63 है, ठीक है। 0 से 63 है, तो हमने क्या किया कि जीरो के बाद और 63 से पहले, जीरो के बाद और 63 से पहले की वैल्यू को हमने एड ऑन किया। तो क्या, और उनको आईपी एड्रेस के अंदर ना एड ऑन करते गए। जैसे कि जीरो की जगह वन लिख दिया हमने, और अगले आईपी में क्या लिख दिया हमने, 192.168.10.62, ठीक है। ये हमारा हो गया यूजेबल आईपी एड्रेस। अब हमें उसको ब्रॉडकास्ट करना है। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, जो हमारा आईपी एड्रेस होगा उसकी जो लास्ट लास्ट रेंज होगा उसको ऐड ऑन करेंगे। तो क्या है, 192.168.10.63, ये हमारा सबनेट वन निकला। एंड देन हम अब फाइंड करेंगे सबनेट टू। हमारा सबनेट टू क्या है वो चेक करेंगे। तो सबनेट टू क्या है हमारा, नेट उसमें 90 नेट आईडी जो है 192.168.10.64 है। तो उसमें क्या करना है, 60 जो यूजेबल आईपी एड्रेस है उसमें क्या किया हमने, नेट सबनेट्स को हम चेक करेंगे, ठीक है। सबनेट्स को हमने चेक किया तो क्या आया कि 64 हमारे नेट आईडी में 64 रेंज से स्टार्ट है और 127 तक है। तो क्या किया हमने, 64 के आगे एक वैल्यू आगे 65 हुआ, तो हमने क्या किया, अपनी आईपी एड्रेस के एंड वाले बिट्स में 65 ऐड किया। एंड जो हमारा नेक्स्ट वाला आईपी एड्रेस है 192.168.10.126 है, उसमें क्या किया हमने, 127 से पहले एक प्रीफिक्स, मतलब 127 से पहले एक बिट है 126 आएगा, तो यहाँ पे हमने 126 में, तो हमारे यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करेंगे। तो हमारा जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा होगा 192.168.10.127, ठीक है। ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी हुआ, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे सबनेट थ्री। इसी तरह से कंटिन्यूअस सेम प्रोसेस यूज करेंगे, सेम प्रोसीजर होगा और कुछ नहीं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अब, ठीक है ना। नेट आईडी हमारे पास आ गया 192.168.10.128। 128 किस लिए आया, ऑलरेडी पता है, जो हमारा जो सबनेट रेंज है 128 से है, तो 128 यहाँ पे लिखा। एंड देन यूजेबल आईपी हमने उसी तरह से बनाया जैसा अपने हमने सबनेट वन और सबनेट टू में बनाया था। तो यूजेबल आईडी में हमने क्या किया, जो लास्ट रेंज था, लास्ट आईडी में हमने रेंज में क्या किया, चेंज किया। तो हमारा 128 है, तो 128 से एक आगे क्या हुआ, 129, ठीक है। और उसी के नेक्स्ट वाले आईपीए में क्या हमने चेंज किया, 191 है, तो 190 तक हमने इसके रेंज ऐड ऑन किया यूजेबल आईपी में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी है, ठीक है। आईडी ब्रॉडकास्ट आईडी एड्रेस क्या होगी, 192.168.10.191, ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी होगा क्योंकि ये सबनेट रेंजेस में से है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सबनेट फोर निकालना है। फोर सबनेट निकालना है, तो क्या करेंगे, नेट आईडी हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। नेट आईडी हमारे पास दे रखी है कि 192.168.10.192 है हमारे पास, ठीक है। तो यूजेबल आईपी एड्रेस क्या हो गया, 192.168.10.193, ठीक है, ऑलरेडी वी नो। फिर 192.168.10.254, ऑलरेडी वी नो अबाउट इट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करना है कि हमें ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड करनी है। तो क्या होगा, 192.168.10.255, ये अच्छा, आई होप सभी अच्छे से समझ में आया होगा ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इस तरह के जब भी क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी
याद रखना कि हमें सबसे पहले गिवन करना है, फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे पास मास्क क्या है, प्रीफिक्स मास्क क्या है, प्रीवियस मास्क हमारे जो आईपी एड्रेस में वो है क्या। देन हमें क्या करना है कि न्यू मास्क को फाइंड करना है, उसके बाद ब्लॉक साइज को चेक करना है, न्यू मास्क को फाइंड करना है, ब्लॉक साइज को चेक करना है, फिर इस तरह से सबनेट्स बनाने। देन आप लास्ट में अपने सबनेट्स की वैल्यूज निकालना स्टार्ट करना। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन लीकी बकेट एल्गोरिदम, इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस है। तो हमें ये बताना है कि लीकी बकेट एल्गोरिदम क्या है और टोकन बकेट एल्गोरिदम क्या है। तो भाई मैं सबसे इजी वे में समझाता हूँ आपको, डायग्राम के फॉर्म में। देखो, लीकी बकेट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, एक कंजेशन कंट्रोल मेथड है, ठीक है। कंजेशन कंट्रोल के बारे में मैंने सेक्शन ए में बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है कि कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। तो उसी का ये उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दो मेथड्स होती हैं, एक लीकी बकेट कंट्रोल होता है और एक होता है टोकन बकेट एल्गोरिथम, ठीक है। तो लीकी बकेट एल्गोरिथम में क्या है कि एक, मान लो एक बकेट है, ठीक है, उसके नीचे एक छोटा सा होल है, ठीक है। तो आप, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप जो वाटर है उसके अंदर कितनी स्पीड से आ रहा है, कितने स्पीड रेट से आ रहा है, बट जो वो आउटपुट देगा एक कांस्टेंट स्पीड में देता है, तो वो ड्रॉप होता है। लीकी बकेट एल्गोरिथम में क्या होता है कि अगर एक बार वो बकेट फुल हो जाता है तो बाकी जो इनपुट आते हैं वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, ठीक है, एक बार फुल होने के बाद। एंड वैसे ही हम, मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाऊं, एक होस्ट कंप्यूटर है, वो किसी भी डेटा को बकेट के अंदर डालता है, ये हमारा बकेट है, ठीक है। इस बकेट के अंदर डेटा इनपुट करता है, ठीक है। तो वो, अगर डेटा इसमें जो है फुल हो जाए तो ये क्या करेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और जो हमारा डेटा है उसको ड्रॉप डाउन कर देगा, उस पैकेट्स को ड्रॉप डाउन कर देगा, ड्रॉप कर देगा, ठीक है। एंड देन वो कंटिन्यूअसली अपने एक रेगुलेटेड फ्लो में वो डेटा का आउटपुट देते रहेगा, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टोकन बकेट एल्गोरिदम की तरफ। तो टोकन बकेट एल्गोरिदम क्या है, एक ऐसा कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिदम है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो टोकन्स होती है ना, इसमें टोकन का होता है, जैसे कि हमने लीकी बकेट एल्गोरिदम में देखा कि ओवरफ्लो होने पे ये डेटा को ड्रॉप कर देता है, लेकिन टोकन बकेट एल्गोरिदम क्या करता है कि वो डेटा को ड्रॉप नहीं करता, वो डेटा को होल्ड करता है जब तक उसके पास टोकन नहीं है, ठीक है। और अगर हमें एक डेटा ट्रांसफर करना है तो वो एक टोकन के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर आपने ऑलरेडी टोकन सेव कर रखे हैं तो एक बार में आप बहुत सारे डेटास को सेंड कर सकते हैं, ठीक है, बल्क में, ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि वो डेटा का अराइवल हो रहा है, वो देखता है कि फुल है या नहीं है, ठीक है। अगर डेटा फुल नहीं है तो ये क्या करेगा, क्यू में जाएगा, स्टोर होगा, एंड देन वो प्रोसेसिंग में जाएगा, ठीक है, एंड देन वो अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएगा, जो भी आपका डेटा है, ठीक है। तो अब हम इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं। जो लीकी बकेट एल्गोरिथम क्या है, bucket with a tiny hole at the bottom, no matter how fast you pour water in it, always drips out at the same fixed speed। मैंने जैसा बताया कि लीकी बकेट एल्गोरिथम क्या है, एक कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम है जिसमें एक बकेट के अंदर एक छोटा सा होल होता है एंड बॉटम में, और ये फर्क नहीं पड़ता कि वो जो इनपुट, इसके अंदर जो इनपुट आ रहा है वो कितनी स्पीड से आ रहा है, लेकिन वो अपनी जो जो आउटपुट देगा वो कांस्टेंट स्पीड में देगा, जो उसका फिक्स्ड स्पीड है, ठीक है। पैकेट्स कम इट इन एट एनी स्पीड, गो इनटू द क्यू। वो किसी भी स्पीड में पैकेट आ सकता है, इनपुट ले सकता है, लेकिन वो जाएगा कहाँ पे, क्यू में जाएगा। आउटपुट इज ऑलवेज एट वन कांस्टेंट रेट, मतलब जितना भी आउटपुट होगा वो अपने कांस्टेंट रेट में देगा, कांस्टेंट स्पीड में देगा, ठीक है। अगर एक बार बकेट फुल हो जाए तो नए पैकेट्स जो होंगे ना वो सिंपली ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बता दिया कि जो लीकी बकेट एल्गोरिथम में कि अगर कोई भी बकेट फुल हो जाता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, ठीक है, जो भी नए आने वाले पैकेट्स होते हैं, ठीक है। So the leaky bucket algorithm is a method used in computer networks to manage traffic congestion and ensure data is transmitted at a consistent rate. It is commonly used for traffic shaping and rate limiting. ठीक है, लीकी बकेट एल्गोरिथम एक मेथड है कंप्यूटर नेटवर्क्स में ट्रैफिक कंजेशन को और डेटा को ये इंश्योर करने के लिए डेटा कंसिस्टेंट रेट पे ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि और ये जो है ट्रैफिक शेपिंग और रेट लिमिटिंग में भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टोकन बकेट एल्गोरिथम की तरफ, ठीक है। टोकन बकेट एल्गोरिथम क्या होता है, टोकन बकेट एल्गोरिथम इज अ मोर फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव टू द लीकी बकेट
while the leaky bucket forces a rigid constant rate output rate to the token bucket allows for burst of traffic as long as the system has enough credit tokens saved up। ठीक है, देखो टोकन बकेट एल्गोरिदम जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल और लीकी बकेट का अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। क्योंकि जब जहाँ पे लीकी बकेट एल्गोरिदम जो है वो क्या करता था कि जो डेटा इनपुट है फ्लो होने ओवरफ्लो होने के बाद डेटा को ड्रॉप करता था, लेकिन टोकन बकेट एल्गोरिदम में क्या है कि वो होल्ड करता है। मतलब टोकन बकेट एल्गोरिदम में डेटा का लॉस नहीं होता, लेकिन लीकी बकेट एल्गोरिदम में अगर एक बार डेटा ओवरफ्लो हो गया तो वो ड्रॉप डाउन होने की वजह से वो लॉस हो सकता है। मतलब लीकी डेटा में डेटा लॉस हो सकता है, लेकिन टोकन बकेट एल्गोरिदम में डेटा लॉस नहीं होता, वो होल्ड पे होता है। अगर उसके पास टोकन है तो वो डेटा ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज वो होल्ड पे रखेगा उस डेटा को, ठीक है। इफ यू सेव्ड अप टोकन्स यू कैन सेव सेंड बर्स्ट ऑफ पैकेट्स ऑल एट वंस। अगर आपने टोकन्स को सेव कर रखा है तो आप एक बार में बहुत सारे पैकेट्स को एक बार में भेज सकते हो। ईच टोकन नीड्स वन टोकन वन पैकेट, ठीक है, वन पैकेट टू बी सेंट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन पढ़ लेते हैं इन दोनों की, लीकी बकेट एल्गोरिदम और टोकन बकेट एल्गोरिदम के बीच में कंपैरिजन क्या था। अगर हम आउटपुट रेट की बात करें तो लीकी बकेट एल्गोरिदम में ये हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन जो टोकन बकेट एल्गोरिदम होता है वो एवरेज फिक्स्ड रहता है, ठीक है ना। पैकेट ड्रॉप लीकी बकेट एल्गोरिदम में जैसे कि मैंने बताया कि लीकी बकेट एल्गोरिदम में फुल होने के बाद वो ड्रॉप कर देता है, लेकिन टोकन बकेट एल्गोरिदम क्या करता है, वो वेट करता है, होल्ड कर देता है डेटा को, ठीक है। लीकी बकेट एल्गोरिदम में फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड है, लेकिन टोकन बकेट एल्गोरिदम में क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है ना। और बस्ट हैंडलिंग क्या होती है, वो नॉट अलाउड है, लेकिन यहाँ पे टोकन बकेट एल्गोरिदम में अलाउड है, ठीक है। और ये किस किस चीजों के लिए यूज किया था, याद रखना कि एग्जाम्पल तो हर टॉपिक के बाद लिख के ही आना है। तो लीकी बकेट एल्गोरिदम मोस्टली वॉइस या वीडियो के लिए यूज किया जाता है, लेकिन टोकन बकेट एल्गोरिदम जो होता है ना, वेब इंटरनेट ट्रैफिक लाइक कंजेशन कंट्रोल जो भी नेटवर्क्स के बीच में होता है उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है उसके बारे में बताना है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताने हैं। तो इस क्वेश्चन में देन हमें क्या बताना है, आरएसए एल्गोरिथम के वर्किंग के बारे में बताना है। तो अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। तो ये क्या है, एक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है, जो सिक्योरिटी मेथड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो यूज करता है दो किसी पेयर्स को, मतलब दो पेयर्स की कीज होती है उनको यूज करता है। वो कौन कौन सी कीज होती हैं, इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्ट, ठीक है। इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट है क्या, अब वो समझेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पे दो की पेयर्स हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है। पब्लिक की क्या होता है, एक ये जो की होता है वो सभी के लिए ओपन रहता है, मतलब इस की को कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो प्राइवेट की है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनर ही एक्सेस कर सकता है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, किसी का ईमेल एड्रेस आपके पास है, आप उसको कोई मैसेज सेंड करना चाहते हो, ठीक है। तो आपने जो मैसेज सेंड किया या कोई भी पर्सन उस ईमेल एड्रेस पे मैसेज सेंड करना चाहता है, तो वो एक तरह से पब्लिक की हो गया। और जो उस मैसेज को रिसीव करेगा या उसको एक्सेस करेगा तो वो होता है प्राइवेट की, ठीक है, कि सिर्फ मेरे पास ही एक एक्सेस है, एक मेरे पास पासवर्ड है। जो प्राइवेट की होता है ये एक तरह से पासवर्ड मान लो, ठीक है, कि मेरे पास पासवर्ड है और उस प्लेटफॉर्म को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, एक तरह से प्राइवेट की वो होता है, ठीक है। और उसके सारे के सारे डेटा को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके एडवांटेज की तरफ। इसके एडवांटेज में क्या कहता है कि इसका जो की है एक्सचेंज नहीं हो सकता, ये सिक्योरिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड देन एक डिजिटल साइंस भी देता है, ठीक है। विदाउट डिजिटल साइन ये नहीं पॉसिबल है कि आपकी कीज को कोई एक्सेस कर ले, ठीक है। अब मान लो, अब इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ये स्पीड में थोड़ा सा स्लो रहता है, क्योंकि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में थोड़ा सा एक प्रोसेस चलता है जिसमें स्पीड जो है इसका स्लो हो जाता है, ठीक है। अब इसकी कंप्यूटेशन पावर जो है, इसको बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए अपने, मतलब कंप्यूटेशन करने के लिए, मतलब वर्किंग के लिए एक स्पेस चाहिए होता है, उसके लिए ये ज्यादा चाहिए होती है इसकी मेमोरी। अब इसकी वल्नरेबिलिटी है क्या, अगर एक बार आपका जो प्राइवेट की है लूज कर दिया आपने, ठीक है, लाइक आपका पासवर्ड किसी और पर्सन के पास चलेगा, तो जो पर्सन है वो आपका जो पर्सनल डेटा है एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी इसके अंदर अगर होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि आरएसए एल्गोरिदम की तरफ। अब आरएसए एल्गोरिदम है क्या, आरएसए एल्गोरिदम क्या कहता है, ये एक राइवस शमीर एडलमैन है। मतलब आरएसए एल्गोरिदम का मतलब है
राइवेस्ट शमीर एडलमैन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ये अच्छे से याद कर लेना। अब ये आता है कि इट रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट इट इज वेरी इजी टू मल्टीप्लाई टू लार्ज प्राइम नंबर्स टुगेदर बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू द रिवर्स, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि आपको क्या करना है, मतलब दो लार्ज प्राइम नंबर्स लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। अब जो ये आपका प्रोसेस हो गया, लेकिन उसी प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, ये प्रोसेस को रिवर्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके वर्किंग की तरफ। अब ये वर्किंग क्या है, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, की जनरेट करना है। की जनरेट कौन सा करना है, पब्लिक की जनरेट करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, दो प्राइम नंबर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब दो प्राइम नंबर सिलेक्ट करने हैं, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले कैलकुलेट करना है पी एंड क्यू। हमने दो प्राइम नंबर मान लिए पी और क्यू को, ठीक है, पी एंड क्यू, ठीक है। उसका जो आंसर निकला वो एन निकला, ठीक है। मतलब जो एन है वो हमारा पब्लिक की कंपोनेंट है, ठीक है। देन हमने क्या किया, यूलर टोशेंट कैलकुलेट किया। यूलर टोशेंट क्या मतलब होता है, फाई एन, ठीक है। तो फाई एन जब हमने कैलकुलेट किया तो उसकी फॉर्मूला होता है पी माइनस वन एंड क्यू माइनस वन। मतलब क्या हुआ कि जो हमने जो दो प्राइम नंबर्स लिए हैं उनका उनके अंदर से हमने माइनस वन फाइंड किया एंड देन उसको आप जो निकला उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ई का चूज करना है, ठीक है। ई क्या होता है, हमारा इनक्रिप्टेड कोड होता है, ठीक है। जो ई होगा वो वन से लार्जर होगा, ठीक है, और जो फाइव एन होगा वो कोप्राइम नंबर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें डी कैलकुलेट करना है। तो डी क्या है, डी के फॉर्मूला होता है डी इंटू ई मल्टीप्लाई मोड ऑफ फाइव एन, ठीक है। अब इसमें ई जो है हमारा पब्लिक एक्सपोनेंट है और जो डी है हमारा वो प्राइवेट एक्सपोनेंट है, ठीक है। हमने यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों देख लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रिप्शन देखना है। इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या है, इंक्रिप्शन एक पब्लिक की है, ठीक है। इंक्रिप्शन का जो फॉर्मूला होता है सी इक्वल्स टू एम टू द पावर ई इंटू मोड एन। अब यहाँ पे क्या है कि सी क्या है, ये सी जो है साइफर टेक्स्ट है, मतलब एक कोड है, ठीक है। और जो एम है वो एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। और जो एम को एक तरह से समझ सकते हो, इंटीजर वैल्यू क्या है, एक मैसेज है, जो मैसेज जो है इंटीजर वैल्यू में वो सेंड हो रही है, ठीक है। अब ये पब्लिक की है। अभी हम बढ़ेंगे डिक्रिप्शन की तरफ। डिक्रिप्शन का मतलब होता है प्राइवेट की। डिक्रिप्शन प्राइवेट की के लिए होता है, तो उसका जो फॉर्मूला है एम इक्वल्स टू सी टू द पावर डी इंटू मॉड एन, ठीक है। जिसमें एम जो है नंबर है और जो सी है वो हमारा कोड है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है कि हमें तीन चीजें दे रखी हैं जिसको हमें डिस्क्राइब करना है, SNMP, DNS और डेटा कंप्रेशन के बारे में जानना है, ठीक है। तो SNMP क्या होता है, SNMP होता है एक सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जो ओवर द आईपी नेटवर्क ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं लाइक राउटर्स, स्विचेस, सर्वर्स, प्रिंटर्स, इन सबको मैनेज करता है और मॉनिटर करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, मैनेजर और एजेंट के मॉडल पे वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि मैनेजर और एजेंट होता क्या है। मैनेजर क्या होता है, एक सेंट्रल सिस्टम होता है जो क्वेरीज को सेंड करता है और रिसीव करता है किसी भी अलर्ट्स को, ठीक है। अब जो एजेंट है वो क्या करता है, हम देखते हैं कि आप ये एजेंट जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हर डिवाइस में होता है, जो डेटा को कलेक्ट करता है और उसको रिपोर्ट बैक करता है। मतलब जो भी मतलब आपका आउटपुट आया उसको रिपोर्ट देगा, या जो भी डेटा रिपोर्ट होती है वो बनाता है, ठीक है। जो एसएनएमपी जो होता है वो यूडीपी पोर्ट्स का यूज करता है 161 एंड 162 का, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डीएनएस की तरफ, ठीक है। तो डीएनएस क्या होता है, डीएनएस एक तरह का फोन बुक है इंटरनेट का, जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन को एक आईपी एड्रेस में, जिससे कंप्यूटर यूज कर सके कम्युनिकेट करने का। अब मान लो कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मल्टी एटम्स है, अब आप सभी को ये पता होगा मल्टी एटम्स का वेबसाइट है, मल्टी एटम्स का चैनल है। अगर आपको, क्या आप ये याद कर सकते हैं कि मल्टी एटम्स का आईपी एड्रेस क्या होगा, अगर आप, और अगर आपने मान लो याद भी कर लिया मल्टी एटम्स के आईपी एड्रेस का, तो यहाँ पे कितने सारे वेबसाइट्स हैं लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड। अगर हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो उनका एक आईपी एड्रेस होता है। अब आप उनके आईपी एड्रेस को, अब हर वेबसाइट के आईपी एड्रेस को तो याद नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उनके नाम से याद रखते हैं। तो जैसे ही हमने उसमें इनपुट डाला, मान लो कि हमने मल्टी एटम डाला, तो वेबसाइट पे अगर हम मल्टी एटम डालते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर होता है डीएनएस का यूज करके जो ह्यूमन रीडेबल जो नेम होता है उसको क्या करता है, आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है एंड देन वो कम्युनिकेट करता है सर्वर से, ठीक है। अब डीएनएस क्या करता है, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। अब डीएनएस क्या करता है, यूडीपी पोर्ट 53 पे, और क्या करता है कि
कैचिंग का यूज करता है स्पीड अप करने के लिए, ठीक है। अब देन हम आते हैं डेटा कंप्रेशन की तरफ। डेटा कंप्रेशन क्या होता है? डेटा कंप्रेशन एक प्रोसेस है किसी भी डेटा के साइज को, लाइक आपके फोटो है, फोटो हम क्या करते हैं, कई बार हमें नीड होती है फोटो की जो साइज है उसको रिड्यूस करना है हमें, लाइक जेपीईजी मतलब कितना 2.3 KB का हो, तो हमें 1.5 KB का अगर रिड्यूस करना है, मतलब कंप्रेस करना है, मतलब कम कम करना है उसको, ठीक है। तो हम डेटा कंप्रेशन का यूज करते हैं। इसमें एक प्रोसेस है, ये क्या करता है, स्टोरेज को सेव करता है, स्पेस को भी बचाता है, और जो ट्रांसमिशन स्पीड होता है, डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है उनको भी इंप्रूव करता है, ठीक है। अब डेटा कंप्रेशन के टू टाइप्स होते हैं, लॉसलेस और लॉसी। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि लॉसलेस क्या होता है और लॉसी क्या होता है। लॉसलेस क्या होता है, एक ओरिजिनल डेटा होता है, परफेक्टली स्टोर्ड होता है, रिस्टोर कर लेता है डिकम्प्रेशन के बाद। मतलब ये एक ओरिजिनल डेटा होता है जो रिस्टोर कर लेता है आफ्टर डिकम्प्रेशन, ठीक है। डिकम्प्रेशन के बाद ये रिस्टोर कर लेता है। अब जो लॉसी होता है, कुछ डेटा जो होता है परमानेंटली डिलीट हो चुके होते हैं, वो भी हायर कंप्रेशन के लिए, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं लॉसी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का है, तो इसमें क्या है कि ना, हमने आपको ना डिटेल, मैं आपको कोशिश करूंगा कि डिटेल में सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि इसमें जो है 10 क्वेश्चंस होंगे और हमें इनको अच्छे से इजीएस्ट वे में समझना है, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो आप हमारे जो वन शॉट है उसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ये कहता है कि स्लोटेड लोहा क्या है और उसके सुटेबल डायग्राम बनाने। और उसमें साथ ही साथ एक और इसमें बता रखा है, कंडीशन दे रखी है कि एक आइडल स्लॉट दे रखा है 10%, जिसके बिहाफ पे हमें चैनल लोड निकालना है और एक थ्रूपुट निकालना है। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि स्लोटेड अलोहा होता क्या है। स्लोटेड अलोहा एक रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि जो मल्टीपल यूजर्स होते हैं, जो कॉमन कम्युनिकेशन चैनल होता है, उनके बीच में जो शेयरिंग होती है वो उनको मैनेज करता है, ठीक है। तो इसके जो फीचर्स होते हैं स्लॉटेड अलोहा के, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो स्लॉटेड अलोहा का जो फीचर है, ये क्या करता है, ये कॉलिजन को रिड्यूस करता है एज कंपेयर टू प्योर अलोहा। क्योंकि हमने प्योर अलोहा में देखा था कि वो उसमें मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं, एक स्लॉट्स में मल्टीपल स्टेशंस होते हैं जो पास होते हैं, और कंप्लीटली ये कॉलिजन होते रहते हैं मैनी टाइम्स, ठीक है। तो इस वजह से ये उस कॉलिजन को ना रिड्यूस करता है स्लॉटेड अलोहा में। और ये क्या है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन भी करता है। हर स्टेशंस के बीच में जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन है, मतलब टाइम मैनेजमेंट का वर्क भी बहुत अच्छे से कर लेता है। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 30% के अप्रॉक्स रहती है हमेशा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके डायग्राम की तरफ। डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्लॉटेड अलोहा है क्या, ठीक है। तो स्लॉटेड अलोहा में जो डायग्राम है, हमने कुछ 3 स्टेशंस दे रखे हैं, ठीक है। अब 3 स्टेशन हैं, उसमें जो स्लॉट 1 है, स्लॉट 2 है, स्लॉट 3, स्लॉट 4 एंड स्लॉट 5 है। मतलब हमने स्लॉट्स भी इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं। तो सोच लो, समझो कि स्लॉट 1 को जो है स्टेशन ए ने क्या किया है, बुक किया है। तो स्लॉट 1 में सिर्फ स्टेशन ए ने पास किया, ये सक्सेस हो गया, ठीक है। स्लॉट 2 को स्टेशन बी ने क्या किया, बुक किया। तो स्लॉट 2 में से सिर्फ और सिर्फ स्टेशन बी निकला, तो वो सक्सेस हो गया। और स्लॉट 3 में समझो कि हमने क्या, तीनों स्टेशंस ने क्या किया, स्लॉट 3 में बुकिंग कर दी है, और तीनों स्टेशंस जो है एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई ना कोई कंडीशन ऐसा आएगा जहां पे वो एक साथ जाके कोलाइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोलिजन हो जाएगा, ये पास नहीं होगा। लेकिन स्लॉट 4 में हमने क्या देखा कि स्टेशन सी ने स्लॉट 4 को बुक किया है, तो स्लॉट 4 में सिर्फ और सिर्फ स्टेशन सी जो है ट्रेवल कर रहा है, जिस वजह से ये सक्सेस हो गया। मतलब यहाँ पे कोलिजन कम हो गया, ठीक है। इतने सारे स्लॉट्स हैं, इन स्लॉट्स में से कोई एक केस ऐसा आया जिसमें कोलिजन हुआ, अदरवाइज सारे के सारे जो ट्रेवल है वो सक्सेस हो गया। और स्लॉट 5 में किसी भी स्टेशन ने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, किसी ने कोई स्लॉट बुक नहीं किया स्लॉट 5 में, जिस वजह से ये आइडल रह गया। अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ, जिसमें हमें आइडल स्लॉट दे रखा है। आइडल स्लॉट का जो को हम क्या करेंगे, आइडल स्लॉट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जिसका आएगा वैल्यू 0.1। अब हमें क्या निकालना है, इसमें दो चीजें निकालनी थी, एक निकालनी थी चैनल लोड और एक निकालना था थ्रूपुट, ठीक है। चैनल लोड को हम क्या करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चैनल लोड का जो फॉर्मूला है, बी इक्वल्स टू माइनस एल एन पी आइडल, ठीक है। तो इसमें हमने जो है गिवन वैल्यू को पुट किया है। तो पी आइडल क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडल, ठीक है। आइडल स्लॉट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 0.1। तो हमने जब इसका आंसर फाइंड आउट किया तो आया जी इक्वल टू 2.3। मतलब जो हमारा कैपिटल जी है, जो हमारा चैनल लोड है, वो 2.3 है।
अब हम बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, जिसमें हमें निकालना है थ्रूपुट। ठीक है, तो थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट एक तरह से ये समझो कि एक एवरेज सक्सेसफुल पैकेट ट्रांसमिशन है जो कम्युनिकेशन चैनल के बीच में होता है। मतलब कम्युनिकेशन चैनल में सक्सेसफुल पैकेट ट्रांसमिशन होते हैं, तो उसे हम कहते हैं थ्रूपुट। ठीक है, तो थ्रूपुट का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम थ्रूपुट को ऐसे डिनोट करते हैं। तो थ्रूपुट का फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू ई टू द पावर माइनस जी। ठीक है, तो हमने जितने हमारे पास ऑलरेडी कैपिटल जी मतलब चैनल लोड ऑलरेडी दे रखा है, तो हमने क्या किया, जी इक्वल्स टू चैनल लोड। तो हमने क्या किया, जी की वैल्यू पुट करी 2.3 और e टू द पावर माइनस जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0.1। ठीक है, तो हमने इसका जो आंसर इवेल्युएट किया तो 0.23 आया, मतलब जो हमारा थ्रूपुट है वो 0.23 आया। और आपको पढ़ना होगा चैनल लोड और जनरल थ्रूपुट, उसके डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार कि चैनल लोड क्या होता है। चैनल लोड क्या होता है? एक एवरेज नंबर होता है किसी भी पैकेट का जो हर स्टेशन के थ्रू ना जनरेट किया जाता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है चैनल लोड का जी इक्वल्स टू माइनस एल एन इंटू पी आइडल। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्रूपुट क्या होता है। थ्रूपुट एक एवरेज सक्सेसफुल पैकेट ट्रांसमिशन है जो कम्युनिकेशन चैनल के बीच में होता है। ठीक है, जो थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है वो होता है एस इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू ई टू द पावर माइनस जी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें कुछ फ्रेम्स दे रखी हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या है कि इसमें कुछ फ्रेम्स दे रखी हैं, बैंडविड्थ दे रखा है, प्रोपेगेशन स्पीड दे रखी है, और लिंक डिस्टेंस दे रखी है। और हमें इसमें क्या निकालना है? टोटल डिले निकालना है, मतलब टोटल लेटेंसी निकालनी है। और कितने राउटर्स है इसमें ये देख लो पहले कि यहाँ पे 5 राउटर्स हैं। इसमें कुछ डिले भी हो रखा है, जैसे कि प्रोसेसिंग डिले है और क्वेइंग डिले है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में जितने भी गिवन वैल्यूज है हमारे क्वेश्चन में उसको पुट करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फ्रेम साइज 4 MB का है, बैंडविड्थ हमारी 2 Mbps में है, प्रोपगेशन स्पीड 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है, नंबर ऑफ राउटर्स इसमें कितने हैं? 5। ठीक है, प्रोसेसिंग डिले 1 µs है और क्विंग डिले 2 µs है। और इसमें हमें जो लिंक दे रखा है 1000 किलोमीटर का दे रखा है ऑलरेडी। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना था? टोटल डिले। ठीक है, तो टोटल डिले निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो हमें 4 चीजें निकालनी होंगी तभी टोटल डिले निकलेगा, क्योंकि जो टोटल डिले है ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन डिले, प्रोसेसिंग डिले और क्यूइंग डिले का सबमिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ट्रांसमिशन डिले, देन प्रोपगेशन डिले निकालेंगे, फिर प्रोसेसिंग डिले निकालेंगे एंड देन इन द लास्ट क्यूइंग डिले हम निकालेंगे। तो हमें जो अब हमें क्या करना है, सब सॉल्व करने से पहले जितनी भी गिवन वैल्यूज हैं उनको हमें स्मॉल बिट्स में चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि फ्रेम हमारा 4 MB दे रखा था, तो उसको हमें स्मॉल बिट्स में चेंज किया तो क्या आया? 32 × 10⁻⁶ बिट्स। ठीक है, और हमें अगर लिंक निकालनी है तो लिंक को अगर हमने स्मॉलर साइज में चेंज किया है तो कितना आया? 10⁻6। और बैंडविड्थ क्या हो गया? 2 Mbps है, 2 × 10⁻6 हो गया। प्रोपगेशन स्पीड इसकी होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास राउटर्स हैं, तो मान लो कि राउटर्स हमारे पास n है, तो हम लिंक उसका बनेगा, एन राउटर्स का लिंक बनेगा n+1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, राउटर्स 5 राउटर्स हैं तो हमारे पास 6 लिंक्स निकली। ठीक है, हमारे पास प्रोसेसिंग डिले क्या है? 1 µs एंड देन क्वेइंग डिले, क्वेइंग डिले हमारे पास क्या है? 2 µs का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ट्रांसमिशन डिले। ट्रांसमिशन डिले का जो फॉर्मूला होता है फ्रेम अपॉन बैंडविड्थ होता है। ठीक है, तो हमने फ्रेम की वैल्यू डाली 32 × 10⁻6 और जो बैंडविड्थ की वैल्यू है 2 × 10⁻6 डाली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 10⁻6 से 10⁻6 को पहले कैंसल आउट कर दिया सेम वाली वैल्यूज को, एंड देन हमने क्या किया कि 2 से 32 को डिवाइड किया तो 16 आया। तो हमारा जो ट्रांसमिशन डिले आया यहाँ पे 16 सेकंड्स का आया। हर लिंक पे मतलब 60 सेकंड्स का डिले है ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, अब हम निकालेंगे नेक्स्ट प्रोपगेशन डिले। ठीक है, प्रोपगेशन डिले में क्या है कि टी इक्वल्स टू टी ऑफ पी, मतलब प्रोपगेशन डिले जो है उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन प्रोपगेशनल स्पीड। ठीक है, तो हमारा जो डिस्टेंस है मतलब लिंक, ठीक है, हम यहाँ पे लिंक लिख सकते हैं या डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा 10⁻6 है अपॉन जो हमारा प्रोपगेशनल स्पीड है 2 × 10⁸ है। ठीक है, तो उसको हमने वैल्यू को इवेल्युएट किया तो आंसर आया 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो उसको हम और स्मॉलर यूनिट्स में चेंज करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ms का आ गया। देन हम निकालेंगे प्रोसेसिंग डिले।
अब हमें आना है प्रोसेसिंग डिले फाइंड करना है। प्रोसेसिंग डिले में क्या करते हैं कि टी प्रॉक इक्वल्स टू, मैंने देखो क्या करना है ना यहाँ पे, तुम ना प्रोसेसिंग डिले को अपने हिसाब से भी मतलब डिनोट कर सकते हो कि किस सिंबल में तुम्हें डिनोट करना है। देन क्या करना है तुम्हें, इसका जो फॉर्मूला निकालना है प्रोसेसिंग डिले निकालने का, राउटर्स इनटू प्रोसेसिंग डिले एट पर राउटर, मतलब हर राउटर पे कितना डिले हो रहा है, प्रोसेसिंग डिले हो रहा है, हमें वो निकालना है। तो हमें पता था, हमने ऑलरेडी गिवन में देख रखा है कि जो हमारा जो प्रोसेसिंग डिले है 1 म्यू सेकंड का है हर राउटर पे, और हमें नंबर ऑफ राउटर्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बेसिकली जो प्रोसेसिंग डिले होता है, नंबर ऑफ राउटर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है प्रोसेसिंग डिले से, हर प्रोसेसिंग डिले के जो हर एक राउटर पे लग रहा है, ठीक है। तो जो हमारा राउटर है, नंबर ऑफ राउटर कितना है 5, और जो हमारा प्रोसेसिंग डिले है वो है 1 म्यू सेकंड। जब हमने इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो आया 5 म्यू सेकंड। अब यहाँ पे देखो, म्यू सेकंड को क्या करना है, हमें उस सिंपलर वे में चेंज करना है। तो क्या आएगा, 1 म्यू सेकंड की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻6 है, ठीक है। तो हमने जब उसका मल्टीप्लीकेशन किया, 5 का मल्टीप्लीकेशन 10⁻⁻6 से किया, तो उसकी जो वैल्यू आई 0.000005 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग डिले निकल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्वेइंग डिले, ठीक है। तो क्वेइंग डिले क्या है, टी ऑफ क्यू, ठीक है। क्वेइंग डिले का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ राउटर्स, जितने भी नंबर ऑफ राउटर्स हैं उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, क्वेइंग हर राउटर पे कितना क्वेइंग डिले लगा है वो होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 म्यू सेकंड से किया, तो हमारा आया 10 × 10⁻⁻6 आ गया। म्यू सेकंड की वैल्यू हमें पता है कि 10⁻⁻6 होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻6 से, तो हमारा जो आंसर आया 0.000010 सेकेंड, ठीक है। अब हमें फाइनल निकालना है, जो हमारा मेन पोर्शन निकालना था, टोटल लेटेंसी। तो टोटल लेटेंसी कैसे निकलेगी, तो हमने देखो टोटल लेटेंसी में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ट्रांसमिशन डिले होता है, प्लस प्रोसेसिंग डिले होगा, फिर प्रोपोगेशन डिले होगा, एंड इन द लास्ट क्यूइंग डिले निकलेगा। तो हमने इन चारों की वैल्यू निकाल ली है, तो इन चारों की वैल्यूज को पुट करके इनका एड ऑन करना है। हमारा जो आंसर आएगा 96.005015, ठीक है, सेकंड होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो होता है कि इसमें थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आता है कि हमें भी किसी भी मतलब हमें कई बार प्रोसेसिंग डिले या क्वेइंग डिले दिया रहता है, और हमें उसका टोटल रिटेंसी निकालनी होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं हमें देखने को, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ये पूछा है कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या है, और ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में किस तरह से, किस वजह से होता है, ठीक है। और किसी एक मेथड को सजेस्ट करना है जिससे हम इस काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को कम कर सकें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, डीवीआर, ठीक है। तो जो डीवीआर होता है, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो एक डायनेमिक एल्गोरिदम का यूज करता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है डीवीआर, कि एक बेस्ट पाथ ढूंढता है पैकेट्स के ट्रांसमिशन के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हमने मतलब डीएसएस में भी पढ़ा होगा कि हमें ना एक सही मतलब इजी और स्मॉलेस्ट जो वेजेस होते हैं उनका पाथ ढूंढना होता है, ठीक है। कि ए टू बी जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए हमें कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा और इजी पाथ मिलेगा, ठीक है। तो हमें वो चूज करना होता है। तो ये जो डीवीआर है, दो फैक्टर्स के ऊपर वर्क करता है, बिहाफ पे वर्क करता है। पहला है मैट्रिक, एंड देन सेकंड होता है डिस्टेंस। मैट्रिक क्या करता है, होप काउंट करता है, ठीक है। और डिस्टेंस जो होता है वो नेक्स्ट होप राउटर की तरफ काम करता है, ठीक है, कि नेक्स्ट राउटर का जो होप है वो कितना होगा, ठीक है। बेसिकली इस प्रॉब्लम वेक्टर राउटिंग में, ये इस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि राउटर्स को ये कंप्लीटली पता ही नहीं होता कि उसका पूरा नेटवर्क कितना है। ये सिर्फ और सिर्फ एक समझ लो कि ह्यूमर पे काम करता है, ठीक है। और ये जो डीवीआर है वो बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम का यूज करता है। इसके जितने भी आप डीवीआर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, कि बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम का यूज करने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके जो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो आरआईपी होता है, उस पे ये बहुत मोस्टली यूज किया जाता है। आप जब भी देखो तो, जब भी हमें किसी भी राउटर्स का मतलब मैपिंग करना हो या हमें उसका मैपिंग निकालना हो, तो ये, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डीवीआर होता क्या है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 है। हमारे पास कुछ राउटर्स हैं, 5 राउटर्स हैं, ठीक है।
ठीक है। N1 से N2 की जो वैल्यू, N1 को पता है कि N2 राउटर पे जाना है, अगर उसे क्या करना होगा, उसकी कॉस्टिंग 1 पड़ेगी। ठीक है। अब मान लो कि N5 है, ठीक है, N2 से N5 पे जाना है तो उसकी कॉस्टिंग 2 है। अब मान लो कि N2 N5 को हमें अगर N1 की तरफ जाना है, क्या करेगा वो? क्योंकि N5 को तो पता नहीं कि कितनी कॉस्टिंग लगेगी, क्योंकि N5 तो बोलेगा या तो मैं N4 से N3 की तरफ जाऊं, फिर N3 से N5 से N4 की तरफ जाऊं, फिर N4 से N3 की तरफ जाऊं, और N3 से N2 की तरफ जाऊं, देन N1 की तरफ जाऊं। या तो ये पाथ हो सकता है, और अदर नहीं तो ये भी पाथ हो सकता है कि N5 से N2 की तरफ जाऊं और N2 से N1 की तरफ जाऊं। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज तो हो सकती हैं। ठीक है, तो N5 ने क्या किया कि इसको ये पता ही नहीं कि N1 तक जाने की कॉस्टिंग कितनी होगी, शॉर्टेस्ट कितने शॉर्टेस्ट में जा सकूं मैं। ठीक है, तो क्या होगा कि N1 से अगर हमें N5 से N1 की तरफ जाना है तो क्या करना होगा, हमें मान लो कि N5 को पता नहीं है ना कि कॉस्टिंग कितनी, तो हम वहां पे क्या लेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, N5 से अगर हमें N1 की तरफ जाना है तो उसकी जो वैल्यू लगेगी, इन्फिनिटी। इसी तरह से कंटिन्यूअसली अपडेट करते जाते हैं और हम इसमें शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढते हैं हर राउटर्स का, कि वो कैसे ट्रांसमिशन और कनेक्शन कर सके, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, तो इसी डीवीआर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, काउंट टू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम। काउंट टू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम बेसिकली आप ये समझो कि हमारे पास कुछ राउटर्स हैं। ठीक है, कुछ राउटर्स हैं, उसमें क्या है कि ए बी और सी। ठीक है, तो मान लो कि हमारा जो एक राउटर का कनेक्शन फेल हो गया। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ए बी सी है, बी टू सी का जो कनेक्शन है फेल हो गया, और ए जाना चाहता है सी की तरफ। तो क्या करेगा, ए की कॉस्टिंग कितनी है, 1, बी की कॉस्टिंग कितनी थी, 1। लेकिन इन केस कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ए से बी की तरफ क्या हुआ, 1। ठीक है, अब बी टू सी की तरफ क्या हुआ, 1। ठीक है, अब एक केस ऐसा आएगा कि जहां पर जो ए है बोलेगा कि मैं तो बी सी की तरफ, ए टू सी जाना है, तो क्या होगा, ये बोलेगा कि ए टू सी की कॉस्टिंग 2 हो जाएगी। ठीक है, बी टू सी, बी टू सी की कॉस्टिंग कितनी है, 1 है। अब ये इन केस ये हो सकता है कि बी टू सी के बीच में जो कनेक्शन है वो फेल हो जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इसकी जो कॉस्टिंग हो जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे जो फेलियर चांसेस है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, अब ये लूप कंटिन्यूअसली चलते रहेगा और पाथ वैल्यूज को अपडेट करते रहेगा, क्योंकि ए बोलेगा, बी बोलेगा कि भाई मैं तो सी की तरफ जा ही नहीं सकता क्योंकि उससे मेरा कनेक्शन लॉस हो चुका है, मैं जाऊं कैसे, तो ए बोलेगा मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है, ए बी से कहेगा कि मैं तुम्हें सी की तरफ ले जा सकता हूँ, लेकिन उसकी कॉस्टिंग 2 है। तो बी क्या करता है, अपनी भी वैल्यूज को अपडेट करने लगता है कि ए में कि मेरी बी से ए की वैल्यू क्या है, 1 है कॉस्टिंग। ए जो है मुझे 2 पे ले जाएगा, तो फिर बी, ए टू बी क्या ए बी टू सी क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। कंटिन्यूअसली ये ना अपडेट करते रहता है, क्योंकि ए ये नहीं बताता कि भाई मैं तुम्हारी मतलब बी से ही लेके जाऊंगा, बी के पाथ से ही मैं सी की तरफ जाऊंगा। ए ये नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि मैं बी, बी को कहता है कि हाँ भाई मैं तुम्हें सी की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से कंटिन्यूअसली ये अपडेट करते रहता है, और सी से कनेक्शन कभी ए और बी का हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ए को भी नहीं पता कि कनेक्शन फेल है बी से, और उसको ये भी नहीं पता कि वो बी से ही जाएगा। लेकिन हाँ, उसको ये पता है कि ए टू सी का जो कॉस्टिंग है उसको 2 का पड़ने वाला है। कंटिन्यूअसली ये अपडेट करते रहता है और ये लूप चलते ही रहता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम अकर होती है किसी भी डीवीआर में। अब हम बढ़ते हैं इसके कंटेंट की तरफ कि हमें थ्योरेटिकल पार्ट भी इसमें लिखना है। तो इसमें क्या है कि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग इज अ सिचुएशन वेयर राउटर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज द डिस्टेंस मैट्रिक टू फेल्ड डेस्टिनेशन। मतलब जैसे कि मैंने अभी बताया, ये कंटिन्यूअसली अपना डिस्टेंस को बढ़ाते रहेगा, क्योंकि इसको यही नहीं, क्योंकि अभी तक इसका जो कनेक्शन है सी से अभी तक हो ही नहीं पाया, बिकॉज दे कीप रिसीविंग आउटडेटेड और इनकरेक्ट राउटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेबर्स। क्योंकि ए ने बी से, मतलब जो बी था हमारा, उसने ए से तो एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिया ना कि हाँ भाई मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा 2 वेजेस में, मतलब 2 कॉस्टिंग में मैं तुम्हें सी तक पहुंचा दूंगा। ये कंटिन्यूअसली ये अपडेट कर रहा है अपनी वैल्यूज को कि हाँ मेरी वैल्यू मैं इतने वेजेस में पहुंचा दूंगा, इतने कॉस्टिंग में मैं तुम्हें सी तक पहुंचा दूंगा। और ये एक मतलब फॉल्स होप होती है कि हाँ मैं सी तक पहुंच जाऊंगा, जबकि जो सी तक का जो कनेक्शन वो फेल हो चुका है। और इसी प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए, प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए मेथड हमने यूज किया जिसका नाम है स्प्लिट हॉरिजन मेथड। ठीक है,
काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को मिटिगेट किया जाता है, वो स्प्लिट हॉरिजन मेथड के थ्रू मिटिगेट किया जाता है। इसका जो रूल होता है, मान लो कि ए, बी और सी है, ठीक है? तो राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी है। तो राउटर ए क्या करेगा? राउटर बी की तरफ जाएगा, बी क्या करेगा? सी की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि राउटर ए ने ये सीख लिया कि सी की तरफ कैसे जाना है। किसके थ्रू सीखा? ये बी की तरफ वजह से सीखा कि राउटर ने मतलब इसका जो टीचर हो गया यहाँ पे बी हो गया। बी ने सिखाया ए को कि सी की तरफ कैसे जाना है, ठीक है? क्योंकि इसके पाथ के थ्रू जाएगा। तो ए जो है विल नॉट एडवर्टाइज आई कैन रीच सी। ए जो है ये बी को ये नहीं बताता कि मैं सी की तरफ पहुंच सकता हूँ, ठीक है? जब बी लिंक करता है सी से तो वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब बी ने सी से लिंक करने की कोशिश करी तो वो फेल हो जाता है, ठीक है? बी चेक करता है सी के टेबल को कि कोई अल्टरनेटिव राउटर रूट है या नहीं है सी से कनेक्शन करने का। मतलब वो चाहे तो किसी अदर राउटर से कनेक्ट करके सी तक पहुंच जाए, ठीक है? ऐसा कोई अल्टरनेटिव पाथ नहीं मिला तो बी ने क्या किया कि उसके जो डिस्टेंस को, बी टू सी का जो डिस्टेंस है, उसको हमने उसने क्या किया? इन्फिनिटी कर दिया, ठीक है? अब ये क्या हुआ? लूप स्टार्ट होने से पहले उस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, जिससे डीवीआर में काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम लगने से बच गया, ठीक है? आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मोस्टली पूछा जाता है, क्योंकि काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, कई बार नेटवर्क के बीच में कनेक्शन करते वक्त ना, राउटर्स के बीच में कनेक्शन करते वक्त ये फेल हो जाता है, एक दूसरे राउटर से कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मोस्टली अकर होती है। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तुम अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा के हमें बहुत आता ही है। रियरली चांसेस है कि ये आता ना हो, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या है, कुछ वेक्टर्स तुम्हें दे रखे हैं, बी, डी और ई के वेक्टर्स दे रखे हैं जो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। अब ये देखो, ये तुम्हें डायग्राम दे रखा है, कुछ पाथ्स दे रखी हैं, ठीक है? अब हमें इसमें डिले भी दे रखा है। जो इसमें मेजर किया हुआ डिले है बी डी ई का, वो 635 है। और ऑलरेडी हमें बी डी ई का जो है राउटर भी वो मतलब वेक्टर दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है? तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन लिख लेंगे, ठीक है? बी डी ई जो हमें उसका वेक्टर देखा है ऑलरेडी, उसका हम गिवन लिख लेंगे। एंड देन हम डिले लिखेंगे बी डी और ई का, ठीक है? हमने देखा कि बी है, ये एक कनेक्शन चल रहा है, ये एक कनेक्शन चल रहा है, ये एक कनेक्शन, ये एक कनेक्शन और ये एक कनेक्शन, ठीक है? अब हम इसी वैल्यूज के बिहाफ पे अब हर वैल्यूज में डाल के चेक करेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ठीक है? मान लो कि बी है, बी का 6 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, बी को 6 से ऐड ऑन किया, फिर वैल्यू लिखी। फिर डी से भी हमने चेक किया 16 का, 3 से चेक किया, ऐड ऑन किया, देखा। और ई से 7 है तो 7 का 5 से ऐड ऑन किया और चेक किया कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हमें लिखना है, ठीक है ना? तो इसमें क्या निकालना हमें? सी का नया राउटिंग टेबल निकालना है, ठीक है? सीज न्यू राउटिंग टेबल, ठीक है? क्योंकि किसी एरर की वजह से नेटवर्क में क्या होता है कि राउट नहीं हो पाता, तो सी की वैल्यू नहीं निकल पाती है, ठीक है? तो हमें सी का न्यू राउटिंग टेबल निकालना है। तो अगर हमें ए की तरफ जाना है फ्री बी से, ठीक है? समझो कि ए की तरफ हमें जाना है बी से, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी लिखवा रखी थी, ठीक है? देखो, बी में मैंने देखा कि 5 है, ठीक है? बी टू ए का जो है 5 है, तो मैंने क्या किया कि जो डिले वैल्यू है 6, उससे ऐड ऑन किया तो आया हमारा 11, ठीक है? अब हमने देखा कि हमने डी में चेक किया तो डी की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे? 16। और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है? 3 है। डिले को और जो वेक्टर है उनको हमें ऐड करते जाना है, ठीक है ना? तो डिले और वेक्टर वैल्यूज को ऐड करना है। तो देखो 16 और 3 की जो का हमने ऐड ऑन किया तो आया यहाँ पे 19, ठीक है? एंड देन हमने क्या किया, ई का जो वेक्टर है 7 है और यहाँ पे डिले है 5 है, तो हमने 7 प्लस 5 को ऐड ऑन किया। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि सबसे मिनिमम पाथ कौन सा है, सबसे मिनिमम वेक्टर है कौन सा। तो हमने चेक किया कि यहाँ पे 11 आया यहाँ पे, ठीक है? तो हमने यहाँ पे मिनिमम रखा, और कौन से पाथ से? फ्रॉम बी पाथ, मिनिमम पाथ फ्रॉम बी इक्वल्स टू 11, ठीक है? अब इसको भी ना हमें लिखना, हमें यहाँ पे ऐड ऑन करते हुए चलना है, ठीक है? क्योंकि जहाँ हम सी राउटिंग टेबल बनाएंगे कुछ इस तरीके से, सी राउटिंग टेबल कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो जिसमें हमें ये कंसीडर करना होगा आउटगोइंग लाइन कौन कौन सी जा रही है, ठीक है? अब देखो, हमने बी की तरफ देखा तो हमने देखा कि बी से जा रहा है, ठीक है? बी से हम बी की तरफ जा रहे हैं तो देखो यहाँ पे सेल्फ लूप चलता है तो जीरो हो जाता है, ठीक है?
सेल्फ लूप चला तो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से बी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या देखी थी, 6। ठीक है, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या देखी, 6 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 एड ऑन किया तो क्या आया, 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 6। ठीक है, फिर डी की वैल्यू हमने क्या, उसी तरह से कंटिन्यूअसली हमने 12 देखा, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे अब यहाँ पे आ रहा है डी की वैल्यू 12। ठीक है, 12 को हमने क्या किया, 3 से दोबारा ऐड किया तो क्या आया हमारा 15। अब ई का हमने देखा 6, यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है 6, और यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो हमने क्या किया 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11। इन तीनों में से एक कंपैरिजन करेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो वो है 6। ठीक है, तो मिनिमम पाथ किससे जा रहा है, वो बी से जा रहा है, कितना है 6। ठीक है, फिर वही हम अप्लाई करेंगे सी पे। अब हम देखेंगे सी पे, सी का तो हमें न्यू राउटिंग टेबल निकालना था। ठीक है, तो जो ये लोकल होगा ना, लोकल राउट चलेगा तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो हम कितना भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, अगर हम बी डी ई का भी वही प्रोसेस करते तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 ही आएगी, इसलिए मैंने ये स्टेप नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 ही है, क्योंकि वो लोकल है। ठीक है, सी जो है लोकल मतलब सेल्फ लूप चलाता है, तो ये 0 ही आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं डी से। ठीक है, तो डी क्या है यहाँ पे, देखो डी जो है, डी डी पे जाना है हमें बी से, तो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, बी की वैल्यू 6 है, क्योंकि हमने ये वैल्यू हमने ऑलरेडी पुट करी। अगर तुम इस वैल्यू को पुट करके देखो, क्योंकि हम आप ये कहोगे कि सी में ये वैल्यूज हमने पुट नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि अगर तुम ये वैल्यूज पुट करोगे कहीं ना कहीं 0 से अपर वैल्यूज आएंगे। चेक करके देखना आप ये, और कमेंट में करके बताना। ठीक है, कि अगर हम ये वाली वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं तो क्या 0 आएगा या 0 से ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली मैंने जो खुद से क्वेश्चन किया था वो 0 से अपर आ रहा था, तो ये जो वैल्यूज थी 0 तक ही थी। ठीक है, तो हमें इसमें मिनिमम पार्ट ढूंढना था, इसलिए हमने 0 रखा। अब हम डी की तरफ बढ़ते हैं कि डी पे कैसे पहुंचेंगे, बी से। ठीक है, बी से जो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो हमने 6 को हमने क्या किया, 12 है, तो बी की वैल्यू 12 है, तो हमने क्या किया कि जो 12 है उसको हमने क्या किया 6 से मल्टी ऐड ऑन किया। ठीक है, तो हमारा 18 आया। और डी जो है हमारा, डी की वैल्यू यहाँ पे देखो, डी की डिले जो है 3 है, और यहाँ पे 9 है, सॉरी 0 है। तो हमने क्या किया कि 3 को 0 से ऐड ऑन किया, तो यहाँ पे डी की वैल्यू आई 3 डी के थ्रू। अब ई की वैल्यू हमने देखी यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 9 है, तो 5 प्लस 9 क्या होगा 14। अब हमने देखा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा जा रहा है, डी से जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मिनिमम पाथ फ्रॉम डी इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट ई की तरफ। तो क्या हुआ कि वाया बी जो है वी के थ्रू गए ई पे, तो कितना है 6 प्लस 6, अभी तक वैल्यूज तो सारी याद हुई हो चुकी होंगी। 6 प्लस 6 क्या होगा 12। डी से गए तो 3 प्लस 9 हो गया 12। 5 ई से गए तो 5 प्लस 0 हो गया 15। ठीक है, 5। तो क्या हुआ कि सॉरी 5, 5 प्लस 0 5 हो गया। तो इसमें हमने मिनिमम पाथ देखा तो वो ई के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो हो गया हमारा 5। अब हमने देखना है कि एफ की तरफ जाएगा तो कितनी वैल्यूज आएंगी मिनिमम पाथ में। ठीक है, तो फ्रॉम बी, ठीक है, फ्रॉम बी टू एफ, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया बी, 8 हो गया। और फ्रॉम डी टू एफ 3 प्लस 10 हो गया 13। फ्रॉम ई टू एफ क्या हो गया 5 प्लस 4 9। ठीक है, तो इसमें जो मिनिमम पाथ कौन सा है, बी का। ठीक है, बी टू एफ का है 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो मिनिमम पाथ क्या है बी से है 8। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें राउटिंग टेबल बनानी है, सी की राउटिंग टेबल बनानी है। तो ये देखो, जो हमने जितने भी डेस्टिनेशन जितने भी राउटर हमने लिख ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसमें एक आउटगोइंग लाइन बनानी है और एक्सपेक्टेड डिले, क्योंकि जो राउटिंग डिले है, एक्सपेक्टेड डिले जितनी भी हो रही है यहाँ पे उसको हमें बताना है। ठीक है, तो आउटगोइंग लाइन थी जो हमने ये जो वैल्यूज डैश जहाँ पे लगाई हैं, उन सभी वैल्यूज को ना आउटगोइंग लाइन में लिखना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में हमारे क्या आया था, बी, बी लोकल वैल्यू थी, बी बी डी। ठीक है, बी बी डी। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा वैल्यू आया था, ई, एंड देन आया था बी। तो हमने आउटगोइंग लाइन उसके बिहाफ पे हमने अरेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड देन एक्सपेक्टेड डिले जितनी भी हमने वैल्यूज निकाली थी, ठीक है, उन वैल्यूज को हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिले में पुट ऑन कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो सी का न्यू राउटिंग टेबल बन चुका है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है कि IPv6
जो IPv6 है IPv4 के मुकाबले क्या क्या नए फीचर्स लाता है, ठीक है। और मल्टीपल हेडर्स क्या वर्क करती हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल हेडर्स का पर्पस क्या है, और जो IPv6 है वो कैसे मल्टीपल हेडर्स को हैंडल करता है, हमें ये देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं पहले कि IPv6 के नए फीचर्स के बिहाफ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक टेबल बनाई है जिसमें हमने एक फीचर्स के बिहाफ पे IPv6 और IPv4 को डिफरेंशिएट किया है, ठीक है ना। तो आई एड्रेस साइज के बिहाफ पे अगर हम डिफरेंशिएट करें IPv6 को, तो क्या है कि IPv6 में 128 बिट्स का एड्रेस स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस होता है IPv6 में 128 बिट्स का, ठीक है। और IPv4 में क्या है कि 32 बिट्स का एड्रेस स्पेस होता है, ठीक है। और अगर हम हेडर फॉर्मेट के बिहाफ पे देखें, तो इसमें IPv6 में 40 बाइट्स का बेस हेडर फिक्स्ड है, ठीक है। इससे कम या ज्यादा हो ही नहीं सकता, 40 बाइट्स का बेस हेडर ऐड रहेगा हमेशा, ठीक है, फिक्स रहेगा। और प्लस उसी के साथ साथ ये ऑप्शनल एक्सटेंशन हेडर भी होता है इसमें। लेकिन IPv4 में जो वेरिएबल लेंथ होती है वो 20 to 60 बाइट्स तक होती है, विद ऑप्शनल फील्ड, कुछ ऑप्शनल फील्ड्स होती हैं IPv4 के अंदर, ठीक है। अब हम चेकसम के बिहाफ पे डिफरेंशिएट करें IPv6 को और IPv4 को, तो नो, इसमें कोई नेटवर्क लेयर नहीं होता, क्योंकि ये सारे के सारे लिंक लेयर पे रिलाई करते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर चेकसम पे, ठीक है। लेकिन IPv4 में क्या है कि ये हेडर चेकसम का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है हर एक होप पर जाकर ना चेक करते रहता है कंटिन्यूअसली, हर एक होप पर जाकर हर एक राउटर्स पे जाके चेक करते रहेगा, ठीक है, वैल्यूज को। अब फ्रेगमेंटेशन के बिहाफ पे अगर देखें, IPv6 में ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स से हो सकता है, ठीक है। IPv6 में हमेशा जो डेटा का ट्रांसमिशन होगा सोर्स से होगा, तो सोर्स क्या करेगा कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो अप्लाई करेगा। अदरवाइज IPv4 में हर एक राउटर बाय राउटर, वन बाय वन, ये फ्रेगमेंट करते ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन होता है, क्या आप ये सोचेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि लार्ज डेटा पैकेट्स को स्मॉल डेटा पैकेट्स में डिवाइड करता रहता है, ठीक है। और IPv4 में क्या है, ये राउटर बाय राउटर करता रहता है। और जो IPv6 में सिर्फ और सिर्फ सोर्स से होता है, ठीक है। जैसे अगला है हमारा फ्लो लेबलिंग। अगर फ्लो लेबलिंग में देखें तो ये 20 बिट्स का फ्लो लेबल करता है, इसके लिए QoS के लिए, और रियल टाइम ट्रैफिक समझते होंगे, जैसे कि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है और कम्युनिकेशन जो होते हैं, तो इनके बीच में बहुत एक टाइम ऐसा आता है कि जो ट्रांसमिशन के वजह से ना, एक टाइम पे ही ट्रांसमिशन होता है, तो कई बार कोलिजन हो जाता है, तो उस टाइम में भी ये फ्लो लेबलिंग होती है, ठीक है। तो और जो IPv4 में है फ्लो लेबल नहीं होता, ठीक है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन IPv6 में ये स्टेटलेस एड्रेस होता है, प्लस ये DHCP V6 वर्जन 6 का यूज करता है, ठीक है। और जो IPv4 में है, ये DHCP और मैनुअली यूज कर लेता है कई बार, तो कई बार मैनुअली यूज करता है और DHCP को यूज करता है, ठीक है, स्टेटफुली वो भी। अब हेडर्स क्या होते हैं, अब हमें जानना है, मल्टीपल हेडर्स में पूछा गया है, लेकिन मल्टीपल हेडर्स के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हेडर्स होता क्या है, ठीक है। तो हेडर्स क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कंट्रोल होता है जो डेटा पैकेट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। डेटा पैकेट के स्टार्टिंग में ही डिस्क्राइब करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसको गाइड करता है जब वो नेटवर्क के अक्रॉस ट्रेवल कर रहा होता है। मतलब सिंपल से लैंग्वेज में समझो तो, जब भी डेटा पैकेट किसी भी नेटवर्क के अक्रॉस ट्रेवल करेगा, तो ये क्या करेगा कि स्टार्टिंग में ही ये ना डेटा पैकेट को डिस्क्राइब कर देगा और आइडेंटिफाई करेगा कराएगा और उसको गाइड करेगा, ठीक है। सिंपल से समझो कि इसमें ये चीजें लिखी होंगी कि वो कौन कहाँ से आ रहा है, सोर्स कहाँ से आया है, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, कब हुआ, एक्नॉलेजमेंट, सारी चीजें ये बता देता है, ठीक है। अब मल्टी हेडर्स का पर्पस क्या होता है, हमें ये समझना है कि हम मेनली यहाँ पे आए थे कि मल्टीपल हेडर्स होते क्या है और उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो जो IPv6 है वो मॉड्यूलर हेडर डिजाइन का यूज करता है अपनी एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। जो बेस हेडर होता है वो फिक्स्ड होता है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था और फीचर्स में भी हमने देख लिया था कि जो बेस हेडर होता है हमेशा 40 बाइट्स का फिक्स्ड होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ एसेंशियल फील्ड्स होती हैं और ऑप्शनल फीचर होते हैं जो इम्प्लीमेंट किए करने होते हैं हमें कई बार हेडर्स के साथ साथ। तो ये एक्सटेंशन हेडर्स को प्रोवाइड कराता है मल्टीपल हेडर, ठीक है। बेसिकली ये समझो कि मल्टीपल हेडर्स उसे कहते हैं जो एक्सटेंशन हेडर्स होते हैं, लाइक एक या एक से ज्यादा हेडर्स, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे, ठीक है।
अब हमें इसका पर्पस जानते हैं क्या होता है। एफिशिएंट प्रोसेसिंग करता है। एफिशिएंट प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा कि जो प्रोसेसिंग की स्पीड होगी इसको इम्प्रूव करेगा, ठीक है। जो कॉमन पैकेट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग की स्पीड्स को इम्प्रूव करेगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मोस्ट राउटर्स ओनली लुक एट द बेस हेडर ओनली व्हेन एन एक्सटेंशन हेडर इज प्रेजेंट, दस अ राउटर नीड एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग दिस स्पीड अप फॉरवर्डिंग फॉर कॉमन पैकेट्स, ठीक है। ये ओवरहेड को रिड्यूस करता है क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड स्पेस स्पेस नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि अगर फिक्स्ड स्पेस होगा तो क्या होगा कि मान लो कि हमारा 1 बाइट का हमारे पास स्पेस 2 बाइट्स का है, तो 1 बाइट्स तो पहले से ऑलरेडी इसके लिए रिजर्व रहेगा। तो क्या होगा कि स्पेस फिक्स हुआ ना, तो कई बार ये होंगे कि ये स्लो भी चलेगा, ठीक है। ट्रांसमिशन स्लो होगी, कई प्रोसेसिंग जो होंगी इसकी स्लो हो जाएंगी, है ना। इसलिए ये क्या है, रिड्यूस ओवरहेड भी करता है, ओवरहेड को रिड्यूस करता है। देन हमारा आता है एक स्पेशल फंक्शन आ जाता है जिसका हम कहते हैं होप बाय होप, राउटिंग हेडर, फ्रेगमेंट हेडर, ऑथेंटिकेशन हेडर। ये कुछ हेडर्स हैं जो मल्टीपल हेडर्स में यूज किए जाते हैं रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। अब क्या है कि ना अलाइनमेंट और परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये मल्टीपल हेडर। क्यों? क्योंकि देखो एक्सटेंशन हेडर आर अलाइन ऑन 8 बाइट बाउंड्रीज। क्या होता है कि एक्सटेंशन हेडर जो होता है वो 8 बाइट बाउंड्रीज का अलाइन होता है, ठीक है, जो प्रोसेसिंग को एफिशिएंट बनाता है किसी भी 64 बिट प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है। अब क्या है कि IPv6 कैसे हैंडल करता है मल्टीपल हेडर्स को। हाँ, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बता रखा है कि इजीली आपको समझ में आए और अच्छे से, ठीक है। तो IPv6 प्रोसेसेस हेडर्स यूजिंग अ चेनिंग मैकेनिज्म। क्या है, ये एक तरह से चेन बना रहा है, ठीक है, मल्टीपल हेडर्स का चेन बनाता है अपने नेक्स्ट हेडर फील्ड के बिहाफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बेस हेडर है, बेस हेडर को कुछ नीड हुई, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है डेटा पैकेट्स के लिए, तो उसने क्या किया, कुछ एक्सटेंशन हेडर्स अप्लाई किए, जिसको हमने ऑप्शनल 1 से लेके ऑप्शनल n तक किया है, क्योंकि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने हेडर्स को एड ऑन करता रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ऑप्शनल n दिया है, ठीक है। तो कितनी जैसे कि इंक्रिप्शन हेडर होता है, तो कई हेडर ऐसे होते हैं जिनमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने उसके बिहाफ पे ऑप्शनल 1 से ऑप्शनल n तक दे रखा है। देन वो लास्ट में जाएगा पेलोड, जहां पे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारा डेटा मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। तो अगले डायग्राम में हम अच्छे से और समझेंगे, ठीक है। तो आई IPv6 कैसे मल्टीपल हेडर्स को हैंडल कर रहा है, ठीक है। तो पैकेट्स क्रिएशन एट सोर्स, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो पैकेट होगा क्रिएट होगा सोर्स पे, फिर जो सोर्स मशीन होगी डिसाइड करेगा कि कौन सा एक्सटेंशन चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ रिक्वायरमेंट सेंडिंग टू सेंडिंग द पैकेट, ठीक है। मतलब सेंडिंग पैकेट को सेंड करने के लिए कौन कौन से एक्सटेंशन हेडर्स की रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है सोर्स मशीन, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है, एनक्रिप्शन नीडेड, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ईएस एनक्रिप्शन नीडेड की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा ईएसपी हेडर। राउटर कंट्रोल नीडेड की राउटिंग कंट्रोल नीड का जो होगी हमें उसके लिए कौन फुलफिल करेगा, राउटिंग हेडर। लार्ज पैकेट को छोटे छोटे पैकेट्स में कौन बनाएगा, फ्रेगमेंट हेडर। और जो एक्स्ट्रा फीचर्स होंगी, अगर मान लो कि हमारे पास किसी हेडर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम बेस हेडर के बिहाफ पे डायरेक्टली हम जो है डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि स्टेप 2 में हम क्या चेक करेंगे, हम उन हेडर्स की चेनिंग करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जितने भी हमने हेडर्स लिए हैं रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे, उनको क्या करेंगे, उनकी चेनिंग करेंगे। और हर जो हेडर होगा अपने नेक्स्ट हेडर के बिहाफ पे 8 बिट का होगा वो, जो हर हेडर होगा, तो वो कहेगा नेक्स्ट हेडर के बिहाफ पे चेन बनाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास बेस हेडर है, ठीक है। बेस हेडर हमारे पास आ गया है, तो बेस हेडर में क्या है कि बेस हेडर से चेन बनाया राउटिंग हेडर ने, जो नेक्स्ट इक्वल्स टू 50 बिट्स। फिर उसने राउटिंग हेडर ने क्या किया कि राउटिंग हेडर ने क्या किया कि ईएसपी हेडर का चेन के साथ चेन बनाया, नेक्स्ट इक्वल्स टू 6। देन उसने एक, ये सिर्फ इतने ही राउटर्स हेडर्स नहीं होते हैं, बल्कि इनके अलावा भी और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस इन्हीं के बीच में हम ऐड ऑन कर देंगे पेलोड, मतलब डेटा, टीसीपी डेटा और बेस हेडर के बीच में मल्टीपल हेडर्स को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में प्रोसेसिंग करते हैं इंटरमीडिएट राउटर्स का, मतलब इंटरमीडिएट राउटर्स पे प्रोसेसिंग करेंगे इनके बीच में जितने भी राउटर्स आए हैं, ठीक है। तो जब पैकेट ट्रेवल करेगा किसी भी नेटवर्क के थ्रू, तो हर एक राउटर जो होगा, हर एक मतलब
जितनी बार जो पैकेट ट्रेवल करेगा तो नेटवर्क के थ्रू, तो हर बार जो होगा ना, हर एक राउटर बेस हेडर को रीड करते रहेगा। ठीक है, राउटर चेक करेगा अपने नेक्स्ट हेडर वैल्यू को। ठीक है, मतलब एक राउटर जो होगा अपने नेक्स्ट मतलब हेडर वैल्यू को चेक करते रहेगा। कैसे? मान लो कि नेक्स्ट हेडर की वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर नेक्स्ट हेडर की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो होप बाय होप लगाएगा, मतलब हर एक राउटर को रीड करना है। ठीक है, कि 0 है, 1 है। ठीक है, और अगर किसी की वैल्यू 1 या 2 या 3 या 4 आ जाती है, तो क्या होगा कि जो राउटर होंगे स्किप करेंगे हर एक्सटेंशन को, हेडर को, मतलब एक्सटेंशन हेडर जितने होते हैं उनको स्किप करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में क्या है कि एक स्पेशल केस होता है, होप बाय होप हेडर। मान लो कि होप बाय होप हेडर हमें लगाना पड़ गया, तो होप बाय होप क्या होता है, एक ऑप्शन हेडर होता है जो क्या करता है, हर एक राउटर को प्रोसेस करता है उसके पाथ पे। ठीक है, अब स्टेप 5 में क्या है कि हमें डेस्टिनेशन पे क्या प्रोसेसिंग चलती है। ठीक है, हमें ये देखना है कि मशीन क्या करता है कि हर एक एक्सटेंशन हेडर को रीड करते रहता है डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो कौन किस किस को हेडर को हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी हेडर एड ऑन किया था, लाइक बेस हेडर हमने एड ऑन किया था तो यहाँ पे रीड हुआ। फिर हमने राउटिंग हेडर को एड ऑन किया था तो वहां पे भी रीड हो चुका है। ईएसपी हेडर जो इंक्रिप्शन के लिए हमने हेडर यूज किया था, उसका भी रीड वो भी रीड हो चुका है। हमने टीसीपी डेटा को भी, मतलब ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को भी हमने रीड किया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी रीड हो गया। अब अब क्या कहते हैं कि ये जो चारों हेडर्स हैं, इनको जब हमने कंप्लीटली रीड कर लिया, तो हमें ये पता चलता है कि हमारा जो डेटा है मतलब कंप्लीटली डिलीवर हो चुका है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें आरएआरपी के बारे में बताना है, डीएचसीपी के बारे में बताना है और वीपीएन के बारे में बताना है। तो इनके बारे में हम डिटेल में बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आरएआरपी होता क्या है। आरएआरपी क्या है? इसका मतलब होता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो होता है, हमने ऑलरेडी एआरपी के बारे में पढ़ रखा होगा, तो ये आरएआरपी के बारे में इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके बारे में और डिटेल में समझना है तो आप हमारे वन शॉट को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आरएआरपी जो है एआरपी का रिवर्स है। तो हमने एआरपी में क्या किया था कि जो हम आईपी एड्रेस के थ्रू हम किसी का मैक एड्रेस निकालते हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास मेरा आईपी एड्रेस है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपना मैक एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आरएआरपी में क्या है कि हम मैक एड्रेस अगर हमें पता है, ठीक है, तो हम उसके थ्रू अपना आईपी एड्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करते हैं। आरएआरपी स्टैंड्स फॉर रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मतलब आरएआरपी का फुल फॉर्म ये है कि रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है, एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो आरएफसी 903 में डिफाइन किया गया था। ये क्या करता है, डिवाइस को अलाउ करता है कि अगर मेरे पास मैक एड्रेस है तो उसका उसके थ्रू मैं ना अपना आईपी एड्रेस इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ किसी भी ओवर द लोकल नेटवर्क। ठीक है, तो it allows a device that knows its MAC address to find its IP address on a local network। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आरएआरपी वर्क कैसे करता है। आरएआरपी वर्क कैसे करता है, ये सबसे पहले करेगा रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ भाई, एक क्लाइंट है, उसके पास पैकेट है उसके लोकल नेटवर्क पे। ठीक है, एक लोकल नेटवर्क पे वो पैकेट को रिक्वेस्ट करेगा, आरएआरपी रिक्वेस्ट करेगा। पैकेट में क्या होगा, क्लाइंट का मैक एड्रेस होगा और क्या होगा, आरएआरपी ओप कोड होगा। स्पेशल ओप कोड होता है, इसको एक स्पेशल कोड कहते हैं आरएआरपी के कोड को, जिसको हम कहते हैं ओप कोड। ठीक है, फिर हम जाते हैं रिसेप्शन पे। रिसेप्शन का वर्क क्या होता है कि आरएआरपी सर्वर पे सेम नेटवर्क पे वो सभी रिक्वेस्ट को सुनता है, समझता है, मतलब जो भी हमने पैकेट भेजा है उसको देखेगा, फिर एक सर्वर मेंटेन करेगा और उसमें मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को मैप करेगा। ठीक है ना, देन हम बढ़ते हैं रिप्लाई की तरफ। अब रिप्लाई क्या करता है, एक यूनिकास्ट आरएआरपी यूनिकास्ट करता है। उसमें जो होता है आपका आईपी एड्रेस असाइन होता है जो डायरेक्टली क्लाइंट जिसको उसका आईपी एड्रेस की नीड थी, उसको सेंड कर देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डीएचसीपी की तरफ। डीएचसीपी क्या होता है, एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये बेसिकली क्या हेल्प करता है कि हमारे किसी भी डिवाइस को, मतलब हैकिंग से बचाने के लिए करता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली हमारे आईपी एड्रेस या जो भी सर्वर प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है। तो क्या है कि
ये इट इज अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल दैट ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस एंड अदर नेटवर्क। मतलब क्या करता है, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस को और किसी अदर नेटवर्क्स को साइन करते रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन को भी एलिमिनेट करता है। ठीक है ना। अब हम इसकी यूजेस की तरफ बढ़ें तो ये क्या करता है कि डोरा प्रोसेस का यूज करता है, DORA। ठीक है, डी जो होता है डिस्कवर के लिए करता है, ओ से ऑर्डर करता है, देन रिक्वेस्ट करेगा, एंड देन इन द लास्ट उसे एक्नॉलेजमेंट करेगा। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि डोरा प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो डोरा, इसमें डी फर्स्ट है तो डिस्कवर। डिस्कवर क्या करता है, क्लाइंट सेंड्स अ ब्रॉडकास्ट यूडीपी पैकेट आस्किंग फॉर एनी अवेलेबल DHCP सर्वर। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, एक यूडीपी पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा, सेंड करेगा और कहेगा कि भाई यहाँ पे कोई DHCP सर्वर है। फिर देन क्या होगा, ऑर्डर आएगा। ठीक है, ऑर्डर में क्या होगा कि ऑर्डर वाले प्रोसेस में क्या होगा कि ये एक ऑफर देगा। ठीक है, ऑफर करेगा। क्या क्या ऑफर करता है ये, कौन कौन सी आईपी एड्रेस अवेलेबल है, लीज कितना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी भी सर्वर के आईपी एड्रेस को लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लीज ड्यूरेशन बताएगा। ठीक है, इतने समय के लिए, इतने दिन के लिए मिलेगा, इतने में। ठीक है, सबनेट मास्क होगा, डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड करेगा, डीएनएस सर्वर्स और भी बहुत कुछ जो नेटवर्क से रिलेटेड है उनको अप्लाई करे, जो भी आपके रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड देन ये रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा, रिक्वेस्ट में क्या होता है कि क्लाइंट ब्रॉडकास्ट है रिक्वेस्ट एक्सेप्टिंग वन ऑफ स्पेसिफिक ऑफर्स। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, इतने सारे ऑफर्स उसे मिले हैं ऑर्डर्स की तरफ से। वो क्या करेगा, वो कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफर को एक्सेप्ट करेगा और ये सभी सर्वर्स को इन्फॉर्म देगा कि हाँ भाई मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया है। ठीक है, उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के क्या होता है कि जो जो चूजन सर्वर होता है, जो आपने चूज किया होता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट बेस्ड ऑफ फाइनलाइजिंग द लीज, और लीज को फाइनलाइज करता है। ठीक है, द क्लाइंट नाउ कॉन्फ़िगर इट्स इंटरफेस विद ऑफर्ड पैरामीटर्स। क्या करेगा, उसके जो अब जो क्लाइंट होगा वो इंटरफेस के जो इंटरफेस को ना कॉन्फ़िगर करेगा अपने जो ऑफर्ड पैरामीटर है उसके बिहाफ पे। ठीक है, आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं वीपीएन की तरफ। वीपीएन क्या है, वीपीएन एज यूजुअल ये सभी को पता होगा। वीपीएन जो है एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जहाँ पे एक सिक्योरिटी, एक मतलब पब्लिक नेटवर्क होता है ना, जो बेसिक नेटवर्क होता है जो पब्लिकली हम यूज करते हैं, उसके मतलब उसके अंदर एक प्राइवेट टनल बनाता है। बेसिकली ये होता है कि आपका पर्सनल पर्सनल नेटवर्क समझ सकते हैं आप। ठीक है ना, जो किसी डिवाइस को उसके पूरे नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, पूरे होल नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये जो ये क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। इसमें जो वर्क क्या होते हैं ये समझ लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करेगा, टनल एस्टेब्लिशमेंट। टनल एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगा, जो भी हमारा जो पब्लिक नेटवर्क होगा उसमें क्या करेगा, एक टनल बनाएगा। ठीक है, एक प्राइवेट टनल बनाएगा जिसमें ऑथेंटिकेशन करेगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन बाय पासवर्ड वगैरह जो भी चीज की नीड होती है वो की एक्सचेंज करेगा, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क्स में और प्राइवेट नेटवर्क्स में कुछ कीज होती हैं, फिर उनका एक्सचेंज होता है। ठीक है, फिर ये इंस्कैप्सुलेशन करेगा। इंस्कैप्सुलेशन का तो प्रोसेस पता ही होगा कि इंस्कैप्सुलेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो अपनी वर्किंग को हाइड करके जो आपका जो नीडेड डेटा है उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसी को शो करेगा सिर्फ। फिर इंस्कैप्सुलेशन के बाद क्या करेगा, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन देन होगा ट्रांसमिशन, जो भी आपका डेटा का ट्रांसमिशन होगा, फिर डिकैप्सुलेशन। ठीक है, इस स्टेप बाय स्टेप को वर्किंग को आप फॉलो करके चलिएगा तो इजीली वीपीएन के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना, एंड देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिली विंडो सिंड्रोम। ठीक है, क्योंकि सिली विंडो सिंड्रोम के बारे में बताना है। इसमें क्या है कि सेंडर और रिसीवर कैसे अवॉइड करते हैं सिली विंडो सिंड्रोम की प्रॉब्लम्स को, नेगल और क्लार्क यूज एल्गोरिदम के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि सिली विंडो सिंड्रोम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि सिली विंडो सिंड्रोम होता क्या है। कभी भी जब कोई हमारा सेंडर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, अगर वो एक डेटा, एक सेंडर होगा एक रिसीवर हो गया। ठीक है, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसने क्या किया कि 1 बाइट डेटा जो है सेंड किया, तो जो सेंडर होगा वो डेटा का ट्रांसफर स्लोली करेगा। ठीक है, या तो रिसीवर स्लो करेगा। ठीक है,
या तो सेंडर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, सेंडिंग विंडो में जो सेंडर होगा या तो वो स्लो वर्क करेगा या तो रिसीवर स्लो वर्क करेगा। तो उस समय क्या होता है कि सिली विंडो सिंड्रोम की प्रॉब्लम अकर होती है, ठीक है। सिली विंडो सिंड्रोम में क्या होगा, जब ये तब होगा जब सेंडिंग विंडो, ठीक है, अगर सेंडिंग विंडो अगर सेंडिंग विंडो टीसीपी से कम हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये बनाएगा SWS, मतलब सिली विंडो सिंड्रोम, ठीक है। अब ये क्या हुआ, टीसीपी से कम कैसे, अगर मान लो टीसीपी कितने बाइट्स का है, 20 बाइट्स का है, ठीक है, 20 बाइट्स का है, तो क्या करेगा कि अगर सेंडिंग विंडो 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट का भेजेगा, मतलब जो भी डेटा का ट्रांसमिशन करेगा 1 2 3, या इतने बाइट्स का अगर कोई भी डेटा सेंड करता है, वो भी सेंडर और रिसीवर के थ्रू, तो क्या सेंडर और रिसीवर के बीच में जो प्रोसेस होती है, तो क्या होगा कि ये बहुत टाइम टेकन लेगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, और ना जो प्रोसेसिंग होगी वो भी स्लो होगी। तो इसलिए क्या करता है, उस समय क्या होगा कि SWS की जो प्रॉब्लम है अकर होती है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि दो एल्गोरिदम का यूज किया, नेगल्स और क्लार्क एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम थियोरेटिकल पार्ट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सिली विंडो सिंड्रोम। सिली विंडो सिंड्रोम क्या है, एक नेटवर्क प्रॉब्लम है दैट अकर्स इन द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल व्हेन द स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म causes data to be exchanged in very small segments, ठीक है, ठीक है, जो छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में सेंड करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि सेंडिंग विंडो जो है 1 2 और 3 या 20 बाइट से कम में, कम 20 बाइट से कम बाइट्स में अगर वो डेटा ट्रांसफर करता है, तो ये प्रॉब्लम अकर होती है, ठीक है। SWS कैन बी ट्रिगर्ड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ कनेक्शन, कैसे, कौन से कनेक्शन, रिसीवर साइड और सेंडर साइड की तरफ से, ठीक है। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, रिसीवर साइड, द रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोसेसेस डेटा स्लोली। जैसे कि मैंने बताया कि रिसीवर साइड या तो स्लो होगा या सेंडर साइड स्लो होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई तो स्लो होगा। हो सकता है कि रिसीवर साइड और सेंडर साइड दोनों ही स्लो हो, ठीक है। तो द रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोसेसेस डेटा स्लोली व्हेन इट क्लियर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस इन इट्स बफर, ठीक है। सेंडर साइड क्या कहता है कि द सेंडिंग एप्लीकेशन जनरेट्स डेटा इन वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट्स इफ द टीसीपी इंप्लीमेंटेशन सेंड्स द डेटा immediately rather than buffering it to form a larger segment, ठीक है। मैंने रिसीवर साइड और सेंडर साइड दोनों के बारे में समझा दिया था ऑलरेडी, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो इसमें कंडीशन बताई पूछी गई थी कि जो सेंडर और रिसीवर है, सेंडर साइड और रिसीवर साइड किस तरह से नेगल और क्लार्क एल्गोरिथम का यूज करके SWS की जो प्रॉब्लम है उसको कम करते हैं। तो क्लार्क एल्गोरिथम क्या कहता है, क्लार्क एल्गोरिथम क्या कहता है, इट प्रिवेंट्स दिस रिसीवर फ्रॉम एडवर्टाइजिंग अ विंडो अपडेट अंटिल इट हैज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बफर स्पेस अवेलेबल, ठीक है। तो क्लार्क एल्गोरिथम के बारे में अच्छे से समझते हैं कि क्लार्क एल्गोरिथम है क्या। क्लार्क एल्गोरिथम बेसिकली क्या करता है कि मान लो ये क्लार्क एल्गोरिथम को मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। क्लार्क एल्गोरिथम क्या करता है कि कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है कंटिन्यूअसली 1 बाइट भेज रहा है, ठीक है। तो क्या करता है, सेंडर पहले डेटा सेंड कर देगा, सारे के सारे जो बाइट्स है, कितनी बाइट्स है सेंड कर दी, 1 बाइट्स कंटिन्यूअसली सेंडर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है सेंड कर रहा है रिसीवर को, ठीक है। 1 बाइट्स कंटिन्यूअसली सेंड किया, एंड देन लास्ट में एक्नॉलेजमेंट आ रही है। तो क्या होगा कि ना इसमें बहुत टाइम टेकन है, ठीक है। 1 बाइट गया, फिर 2 बाइट गया, 3 बाइट गया, तो कंटिन्यूअसली बाइट्स भेज रहा है। अब हर काम को, मतलब जैसे कि हमारे पास 100 लेटर्स है, ठीक है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में 100 लेटर्स है, तो हर एक लेटर को किक करके तो वापस हर लेटर को दे के आएगा, फिर वापस ऑफिस आएगा अपनी, फिर एक लेटर लेटर लेगा, फिर अलग एड्रेस पे जाएगा। इसमें क्या होगा कि बहुत टाइम टेकन होगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करता है, निगल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो निगल्स क्या करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर एक बार 1 बाइट भेज दे सेंडिंग से रिसीवर की तरफ, ठीक है, एक बार भेज दे, जब तक रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी, ठीक है, तब तक अगला बाइट सेंड नहीं होगा रिसीवर को। तब तक जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है एक बफर के अंदर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर
के बफर में ना उस बाइट्स को स्टोर करते रहेगा। जैसे ही रिसीवर की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट आ गई तो वो सारे के सारे जो भी बाइट्स हैं वो रिसीवर को सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये क्या किया इसने, नेगल एल्गोरिदम के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जो अगर सेंडर स्लो है तो उसमें हमने लगा दिया नेगल एल्गोरिदम का यूज किया। ठीक है, अगर हमारा रिसीवर स्लो, ठीक है, अगर रिसीवर स्लो है तो हम क्या करेंगे, मान लो एक एपी है, इसमें एपी का यूज नहीं, एप्लीकेशन प्रोग्राम का यूज नहीं होता। रिसीवर का मतलब यही होगा कि रिसीवर ने कहा भाई हाँ मेरे पास विंडो साइज इतना बच है, ठीक है, 1000 बाइट्स का विंडो साइज है। ठीक है, विंडोज रिसीवर ने कहा कि मेरे पास 1000 बाइट्स का विंडो साइज है, तो मुझे 1000 बाइट्स भेज सकते हो। ठीक है, तो सेंडर ने क्या किया कि 1000 बाइट नहीं, 999 बाइट्स को सेंड किया। तो अब कितने का स्पेस बचा, 1 का स्पेस बचा। फिर क्या हुआ कि विंडो साइज ने बोला कि हाँ मेरे पास विंडो साइज 1 बाइट का स्पेस है। देन क्या किया कि जो सेंडर है उसने क्या किया, 1 बाइट दोबारा भेजा। फिर बफर स्पेस खाली हुआ। ठीक है, फिर बफर स्पेस खाली हुआ तो क्या हुआ कि उसमें स्पेस कितना बचा, 2 बाइट्स का। तो विंडो साइज ने दोबारा बोला कि हाँ भाई मेरे पास विंडो साइज 2 बाइट्स का खाली है। तो दोबारा उसने क्या किया कि सेंडर ने 2 बाइट्स दोबारा भेज दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, कंटिन्यूअसली ये मतलब हमारा जो बफर स्पेस है वो खाली नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली भरते गया। ठीक है, खाली होते गया और भरते गया। तो इसमें क्या हुआ, बहुत टाइम टेकन हुआ, प्रॉब्लम इश्यूज आई। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लार्क सॉल्यूशन ने वर्क किया। ठीक है, क्लार्क एल्गोरिथम क्या कहता है कि कंटिन्यूअसली सेंडर को ना विंडो साइज 0 सेंड करते रहो। अगर तुम जितने कंटिन्यूअसली विंडो साइज को 0 सेंड करोगे सेंडर को, तो क्या होगा कि जब तक सेंड करते रहो जब तक तुम्हारा बफर, ठीक है, 1/2 फ्री ना हो जाए। ठीक है, continuously send what's window size 0 until the 1/2 buffer will free, 1/2 space of buffer will be free। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या देखना होता है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज भी देखना होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें मैक्सिमम सेगमेंट साइज देखना होगा कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना है। ठीक है, और आरटीटी देखनी होगी कि इसका टाइम टेकन कितना है। ठीक है ना, उसके बिहाफ पे होता है। बेसिकली समझो क्लार्क सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें अपने रिसीवर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो विंडो साइज जो है उसको 0, कंटिन्यूअसली 0 भेजते रहो जब तक जो बफर का 1/2 पार्ट जो है फ्री ना हो जाए। ठीक है, अगर 1/2 पार्ट फ्री हो जाता है देन रिसीवर से सेंडर को बोलो कि हाँ भाई मुझे इतने बाइट्स मेरे खाली हैं मेरे बफर में, आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ, क्योंकि थ्योरेटिकल कंटेंट भी लिखना है। तो इसी डायग्राम के थ्रू बता के आना कि ऐसे ऐसे प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, क्लार्क्स एल्गोरिथम होता क्या, आप अच्छे से दोबारा समझ लेते हैं। इट प्रिवेंट्स द रिसीवर फ्रॉम एडवर्टाइजिंग अ विंडो अपडेट अंटिल इट हैज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बफर स्पेस अवेलेबल। क्लार्क एल्गोरिथम किस में यूज किया जाता है, रिसीवर साइड में। ठीक है, और नेगल एल्गोरिथम किस में यूज किया जाता है, सेंडर साइड में। तो नेगल क्या कहता है, द सेंडिंग टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सेंड्स द फर्स्ट पीस ऑफ डेटा इट रिसीव्स फ्रॉम द सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इवन इफ इट इज ओनली 1 बाइट आफ्टर सेंडिंग द फर्स्ट सेगमेंट। ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट था। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड सेगमेंट में क्या हुआ, आफ्टर सेंडिंग द फर्स्ट सेगमेंट द सेंडिंग टीसीपी accumulates data in output buffer and waits until either the receiving TCP sends an acknowledgement or until enough data has accumulated to fill a maximum size segment। मतलब एमएसएस मैंने जो बताया था इसमें कि एमएसएस का बहुत ही बड़ा रोल है कि कितना साइज सेगमेंट है उसको भेजना है। ठीक है, तो एट दिस टाइम द सेंडिंग टीसीपी कैन सेंड द सेगमेंट। क्या करेगा सेंडिंग टीसीपी, क्या करेगा सेंडिंग ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या करेगा सारे के सारे जो उसने बफर में स्टोर कर रखा था वो जैसे एक्नॉलेजमेंट आएगी वो बफर में से निकाल के रिसीवर को सेंड कर देगा। ठीक है, दैट्स इट। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से करके आना, डायग्राम वगैरह सब बना के आना। ठीक है, तो मैंने इसको डायग्राम में यहाँ पे भी समझा ही रखा है ऑलरेडी कि एपी से क्या, एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ मैं कि नेगल सोल्यूशन क्या होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि इस इंपॉर्टेंट में जितना लिख के आओ भर भर के लिख के आना। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन नेगल सोल्यूशन में देख लो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है व्हेन द सेंडर इज स्लो। जब सेंडर स्लो होगा अब इसका यूज करेंगे, कंटिन्यूअसली 1 बाइट सेंड करते जाएगा।
फिर लास्ट में एक्नॉलेजमेंट आती है बिना नेगल सोल्यूशन के। लेकिन जब हम नेगल सोल्यूशन अप्लाई करते हैं, क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है 1 बाइट सेंड करेगा, फिर जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक वो 1 बाइट करके टीसीपी बफर में स्टोर करेगा, एंड देन वो रिसीवर तक सेंड कर देगा। ठीक है, ये कब होता है, जब नेगल सोल्यूशन होता है, अप्लाई करते हैं। अब क्लार्क सोल्यूशन क्या होता है, मैंने बताया था क्लार्क सोल्यूशन रिसीवर साइड में फॉलो करते हैं। तो क्लार्क सोल्यूशन क्या करता है, विंडो साइज हमारा 100,000 बाइट का रहता है, तो बोलता है कि भाई हमारे पास विंडो साइज 1000 बाइट है, तो क्या सेंडर क्या करता है, 999 बाइट को सेंड करता है, तो 1 बाइट खाली रह जाता है। फिर उसके बाद विंडो साइज बोलता है कि हाँ भाई हमारे पास एक 1 बाइट का स्पेस है अभी, तो सेंडर साइज साइड क्या करता है, 1 बाइट दोबारा भेजता है। ये तब होता है जब क्लार्क सोल्यूशन हम अप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। और जब हम क्लार्क सोल्यूशन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हम क्या बताते हैं कि विंडो साइज तब तक 0 भेजते रहो जब तक बफर का जो 1/2 पार्ट जो है फ्री ना हो जाए। और ये क्या करता है, एमएसएस और आरटीटी के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है, मेंटेन करता है, याद रखना अच्छे से। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ये बताया गया कि टीसीपी सेगमेंट हेडर होता क्या है, ये बताना है। एंड देन उसके बाद हमें ये बताना है कि टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट होता क्या है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है इसको। ठीक है, तो मैं भाई ये बताऊंगा कि टीसीपी सेगमेंट होता क्या है। टीसीपी सेगमेंट हेडर इज अ क्रिटिकल डेटा स्ट्रक्चर एट द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, टीसीपी सेगमेंट हेडर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, क्रिटिकल डेटा स्ट्रक्चर है, किसमें, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर का एक क्रिटिकल डेटा स्ट्रक्चर है टीसीपी सेगमेंट हेडर, जो इंश्योर करता है अपनी रिलायबिलिटी को, ऑर्डर को, और एरर चेक करता है ड्यू टू डिलीवरी ऑफ डेटा। ठीक है ना। अब ये क्या है, टिपिकली इसका जो रेंज होता है 20 to 60 बाइट्स होते हैं किस साइज में। ठीक है, with a fixed minimum of 20 bytes and up to 40 bytes of the optional field, और 20 से 40 बाइट्स होते हैं ऑप्शनल फील्ड के लिए। ठीक है ना। अब इसको टीसीपी सेगमेंट हेडर है, तो इसके साथ साथ मैं तुम्हें डायग्राम बता देता हूँ। कुछ इस तरह डायग्राम होगा टीसीपी सेगमेंट हेडर। ठीक है, टीसीपी सेगमेंट हेडर में फर्स्ट रो में क्या होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 रोज में डिवाइडेड रहेंगे। एंड तो फर्स्ट रो में क्या होगा, सोर्स पोर्ट होगा जो 16 बिट बिट का है, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट वो भी 16 बिट का है। एंड देन सेकंड रो में क्या होगा, 32 बिट सीक्वेंस नंबर। ठीक है, एंड देन थर्ड रो में क्या होगा कि जो 32 बिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा। फोर्थ बिट में फोर पार्ट्स में डिवाइड है। फोर्थ रो में क्या होगा कि 4 बिट का हेडर लेंथ होगा, रिजर्व्ड होगी, फ्लैग्स होंगे, एंड 16 बिट का विंडो साइज होगा। एंड फिफ्थ रो में क्या होगा कि जो 16 बिट के जो टीसीपी चेकसम होते हैं वो होंगे, एंड 16 बिट का अर्जेंट पॉइंटर होगा। ठीक है, एंड जो लास्ट से सेकंड जो होगा उसमें उस वाले रो में होगा ऑप्शन, एंड देन लास्ट में डेटा। ठीक है, आई होप ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इस डायग्राम के बाद आपको ये बनाना है। तो देखो, अगर लिखना चाहते हो तो जितने भी मैंने फील्ड्स हैं उन सब के बारे में, इनके सोर्स पोर्ट के कितने साइजेस होते हैं, इन सभी को मैंने बिट्स में लिख रखा है कि ऑप्शंस में 0 40 बाइट्स के होते हैं, जीरो पॉइंट अर्जेंट पॉइंटर का 16 बाइट्स का होता है, चेकसम का 16 का, सोर्स पोर्ट 16 है ना, एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बाइट्स। तो इन सब के मैंने सारे के सारा डेटा दे रखा है इसमें। इसको लिखना चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो, और एग्जाम में अच्छे से लिखना। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं कि इसमें हमें एक और पॉइंट पूछा है कि टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट होता क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है देखते हैं। टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रोसीजर्स, मतलब क्या है, कुछ प्रोसीजर्स का सेट है ये। ठीक है, ये करता है स्टेट ट्रांजिशन दैट टीसीपी uses to establish, maintain and terminate a reliable connection oriented communication channel between two endpoints। मतलब ये क्या करता है, ट्रांजिशन को स्टेट करता है, ये बताता है कि जो टीसीपी ये उस क्या करता है, स्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है और टर्मिनेट करता है किसी भी रिलायबल, और जो कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन चैनल होता है उन वो किन के बीच में होता है, किसी दो पॉइंट एंड पॉइंट्स के बीच में होता है। ठीक है, बेसिकली जो टीसीपी कनेक्शन मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है कि 3 फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, पहला होता है कि हमने किसी भी चीज का कनेक्शन कैसे किया, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन कैसे हुआ। देन हम करते हैं कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफर कैसे हुआ। एंड देन आता है कि जो हमारा जो कनेक्शन उससे बना है सर्वर से, उसको हमें क्या करना है, टर्मिनेट कैसे करना है। ठीक है ना। तो 3 फेजेस में है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे जाकर। जो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता क्या है, अब ये देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये 3 वे हैंडशेकिंग है। ठीक है, और ये जो है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट वो
फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का यूज करता है। ठीक है, अब देखो क्लाइंट है और एक सर्वर है। ठीक है, क्लाइंट ने क्या किया, एक सिंक्रोनाइज्ड वैल्यू भेजी सीक्वेंस में 100 सर्वर को। ठीक है, तो सर्वर क्या करेगा, सिंक्रोनाइजेशन के साथ एक एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करेगा क्लाइंट से। ठीक है, मतलब क्या हुआ, क्लाइंट ने बोला कि सिंक्रोनाइज करने के लिए, मतलब उससे कनेक्शन बनाने के लिए सर्वर को कुछ सीक्वेंस में वैल्यूज भेजी। ठीक है, अब सर्वर ने क्या किया कि कुछ वेट करने के बाद कि ना सर्वर ने सिंक्रोनाइजेशन के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट को भी सेंड किया कि हाँ भाई मैं कनेक्शन करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, देन क्लाइंट ने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट दी कि सीक्वेंस 101 और एक सी के एक्नॉलेजमेंट 201, मतलब क्या क्लाइंट ने क्या क्या एक्नॉलेजमेंट दिया कि हाँ भाई इस एड्रेस पे हमारा कनेक्शन हो चुका है। देन हम क्या करते हैं कि हम उसके बाद इस स्टेप के बाद हम देखते हैं कि डेटा ट्रांसफर कैसे हुआ टीसीपी के बीच में। ठीक है, अब टीसीपी के बीच में डेटा ट्रांसफर कैसे होगा, देखो सेगमेंट 1 में क्लाइंट ने क्या किया, एक डेटा भेजा जो 8001 टू 9000 तक है, मतलब 1000 बाइट्स का डेटा सेंड किया। अब एक्नॉलेजमेंट क्या है, 15001, मतलब सेगमेंट क्लाइंट जो है सेगमेंट 1 से ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो सर्वर जो है 15001 में से, मतलब 15001 से वो कोई भी आउटपुट सेंड करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्लाइंट है उसने सेगमेंट 2 में क्या किया, दोबारा भेजा डेटा 9001 से 10000 तक। ठीक है, 9001 से 10000 तक, मतलब इसमें भी इसने सेगमेंट 2 में क्लाइंट ने 1000 के अप्रॉक्स मतलब डेटा सेंड किया। देन सर्वर की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट आता है 15001 से लेके 17000 तक, मतलब सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 में जितने भी उसने डेटा सेंड किए हैं बाइट्स में, वो टोटल बाइट्स इस सर्वर ने सेगमेंट अपने एक सेगमेंट में सेंड कर दिए एक साथ। और कितने एक्नॉलेजमेंट, ये एक्सपेक्ट कर रहा है क्लाइंट की जो हमें सर्वर डेटा सेंड करेगा 15001 से सेंड करेगा। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे 15001 टू 17000 के बाइट्स तक सर्वर ने अपना डेटा प्रोवाइड किया आउटपुट। ठीक है, अब होता क्या है कि अब हमने कनेक्शन कर लिया, डेटा ट्रांसफर भी कर लिया, तो उस डेटा कनेक्शन को हमें अब टर्मिनेट भी करना है। तो जो टीसीपी का जो कनेक्शन है, दो टू टू फेज में, मतलब टू वेज में डिस्कनेक्ट टर्मिनेट होता है। फर्स्ट है थ्री वे हैंडशेक एंड देन सेकंड है फोर वे हैंडशेक। तो हम थ्री वे हैंडशेक को समझते हैं। थ्री वे हैंडशेक है क्या, थ्री वे हैंडशेक क्या होता है कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक क्लाइंट जो होगा सर्वर को फिनिश के लिए एक स्टेटमेंट सेंड करेगा। ठीक है, तो सर्वर कुछ देर बाद फिनिश के साथ एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करेगा क्लाइंट को। ये क्या होगा, हमारा हाफ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कि हाँ भाई क्लाइंट बोलता है कि आप मेरे कनेक्शन को फिनिश कर दो। ठीक है, तो सर्वर कुछ समय रुकता है एंड देन कहता है कि ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के साथ, कंफर्मेशन के साथ कि हाँ फिनिश करते हैं। तो क्लाइंट बोलता है, एक्नॉलेजमेंट देगा सर्वर को, ठीक है आप हमारा कनेक्शन टर्मिनेट हो चुका है। और एक कनेक्शन होता है फोर वे हैंडशेक का। ठीक है, फोर वे हैंडशेक में कनेक्शन कैसे टर्मिनेट होता है, क्लाइंट सबसे पहले क्या भेजेगा, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट सबसे पहले सर्वर को एक फिनिश करने का एक स्टेटमेंट सेंड करेगा। ठीक है, फिर सर्वर क्या करेगा, उसका एक्नॉलेजमेंट देगा। ठीक है, कंफर्मेशन देगा कि उसका आ गया। देन यहाँ पे क्या होगा, हमारा हाफ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर सर्वर एक और स्टेटमेंट सेंड करेगा फिनिश का। ठीक है, क्लाइंट को कि हाँ भाई फिनिश हो चुका है। तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको कंफर्म करेगा एक्नॉलेजमेंट के साथ। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन हाउ एसएमटीपी कैन हैंडल ट्रांसफर ऑफ वीडियोस एंड इमेजेस। ठीक है, ये बताओ कि एसएमटीपी कैसे जो वीडियो और इमेजेस का ट्रांसफर करता है। ठीक है, और ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ IMA P4 ओवर POP3 मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, मतलब ये भी एडवांटेजेस बताने हैं IMA P4 POP3 से किस तरह से बेहतर है। ठीक है, तो एसएमटीपी क्या मतलब होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी यूजेस MIME। ठीक है, मतलब मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, एसएमटीपी यूज नॉर्मली क्या यूज करता है, MIME का यूज करता है, जहां पर MIME जो है किसी भी बाइनरी डेटा को इनकोड करता है एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट में, जिससे कि जो एसएमटीपी के थ्रू पास हो जाता है बिना किसी करप्शन के। ठीक है, करेक्शन, बिना किसी करेक्शन के ये पास हो जाता है। ठीक है, MIME एड्स हेडर्स लाइक कंटेंट टाइप और कंटेंट टाइप वीडियो /MP4 टू
टेल द रिसीवर हाउ टू डिकोड एंड डिस्प्ले द अटैचमेंट। हमने कई बार अपने अपने लैपटॉप या पीसी में ये देखा होगा कि जो डेटा जो उसके आगे जो लाइन लिखी होती है, मतलब कोई भी फाइल ओपन करने से बाद वहां पे एक सिंटेक्स लिखा होता है, कंटेंट किस टाइप का है, इमेज का है, जेपीईजी, या कंटेंट टाइप देखते हैं वीडियो एमपी4, लिखा होता है, ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि ये जेपीजी फाइल है या वीडियो फाइल है उस फॉर्म में, ठीक है। टेल द रिसीवर कि हाउ टू डिकोड। अब ये क्या करता है कि रिसीवर को ये बताता है कि कैसे इसको डिकोड करना है और उसको उस अटैचमेंट को एंड डिस्प्ले द अटैचमेंट, उसको अटैचमेंट को कैसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो email client encodes the file SMTP, sends the encode text, and the receiving client decodes back to binary, ठीक है। अब जो ईमेल क्लाइंट होगा इनकोड करेगा फाइल को, एसएमटीपी सेंड करता है, इनकोडेड टेक्स्ट होती है, जो जो भी इनकोडेड टेक्स्ट होता है ना उसको सेंड कर देगा। एंड देन जो जो रिसीवर होगा, जो रिसीविंग क्लाइंट होगा, वो इसको डिकोड करके बाइनरी में डाल देगा दोबारा, क्योंकि ये क्या करता है, टेक्स्ट होता है, फिर टेक्स्ट से बाइनरी में चेंज होगा, तो ये रिसीव कंटिन्यूअसली चलते रहता है किसी भी वीडियो और इमेजेस को अ, मतलब ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं आईएमए पी4 के एडवांटेजेस पीओपी3 के मुकाबले, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि पीओपी3 और आईएमए पी4 को हमने फीचर्स के बिहाफ पे डिवाइड किया हुआ है। कि देखो कि पीओपी3 में जो है सर्वर स्टोरेज की बात अगर की जाए, तो ये डाउन मैसेज को डाउनलोड करता है क्लाइंट्स के लिए, यूजुअली सर्वर से डिलीट भी हो जाते हैं। लेकिन जो आईएमए पी4 है, वो क्या कहते हैं, मैसेज को सर्वर के अंदर ही रखता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन जो मल्टीपल क्लाइंट की अगर हम बात करें, पीओपी3 में वो पुअर रहता है, बहुत ही पुअर इसका मतलब प्रोसेसिंग वगैरह रहता है, क्योंकि ईच क्लाइंट सीज ओनली व्हाट इट डाउनलोडेड। तो हर एक क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि जो हर एक क्लाइंट होता है ना, सारे के सारे जो भी डाउनलोड किए होते हैं वो देखता है। लेकिन जो आईएमए पी4 में है, मल्टीपल क्लाइंट एक्सीलेंट है, क्योंकि ऑल क्लाइंट सिंक्रोनाइज विद द सेम सर्वर स्टेट। मतलब जितने भी क्लाइंट्स है ना, वो सिंक्रोनाइज करते हैं सेम सर्वर स्टेट के साथ, ठीक है। अगर फोल्डर मैनेजमेंट स्टेट की बात करी जाए, तो पीओपी3 जो है, इसमें क्या है, सर्वर नहीं है, ठीक है, उसके साइड फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आईएमए पी4 है, वो फोल्डर मैनेजमेंट का सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें सर्वर का सपोर्ट करेगा और साथ में साइड फोल्डर्स के साथ, मतलब साइड फोल्डर्स को सर्वर सपोर्ट करता है, ठीक है। पार्शियल फैचिंग क्या होती है पीओपी3 में, ये सपोर्ट नहीं करता, पार्शियल फैचिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको सारे के जितना भी मैसेज होगा उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन आईएमए पी4 में क्या है, ये क्या करता है, फैचिंग को सपोर्ट करता है सिर्फ हेडर्स के लिए, और जो भी मैसेज के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं उनको सेव करने के लिए, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए। तो फिर उसके बाद अगर हम कहीं से भी इसको एक्सेस करना हो, जैसे कि पीओपी3 को कहीं से भी एक्सेस करना है या आईएमए पी4 को एक्सेस करना हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो पीओपी3 में है, मैसेज जो होते हैं बहुत टाइट होते हैं डिवाइस के लिए, ठीक है, जहाँ पे डाउनलोड होते हैं ये भी, मतलब पीओपी3 जहाँ पे भी डाउनलोडेड है, तो वहाँ पे जो मैसेजेस होंगे बहुत टाइट होंगे डिवाइस के लिए, ठीक है। लेकिन आईएमए पी4 में क्या है कि जो मैसेजेस जो होंगे एक्सेसिबल होंगे किसी भी डिवाइस के लिए विद इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। अच्छा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग एफटीपी, एचटीटीपी एंड टेलनेट, ठीक है। एफटीपी एफटीपी क्या है? एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी क्या है? एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज करता है किसी भी फाइल को क्लाइंट और सर्वर के बीच में ट्रांसफर करने के लिए ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे कि ये क्या करता है, ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, जैसे कि यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। आप जब भी जैसे कि आप मतलब कोई डेटा ट्रांसफर करना होता है आपको क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऑथेंटिकेशन मांगता है, लाइक अपना पासवर्ड बताओ या यूजर नेम इसमें एंटर करो, देन ये आपका डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, किसी भी वेबसाइट को अपलोड करना है वेब सर्वर पे, मतलब किसी सर्वर पे ना वेबसाइट को अपलोड करना है, ठीक है। मतलब ये क्लाइंट है और एक वेब सर्वर है, तो ये जो क्लाइंट है अपने वेबसाइट को वेब सर्वर में अपलोड करना चाहता है, तब एफटीपी का यूज करते हैं, ठीक है। अब एचटीटीपी क्या होता है? एचटीटीपी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एचटीटीपी क्या करेगा, ये जो क्या करेगा, वेब पेजेस को, जितने भी वेब पेजेस होंगे उसको क्लाइंट और सर्वर में के बीच में ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये एचटीटीपी जो होता है वो स्टेटलेस होता है, ये कैचिंग को सपोर्ट करता है और कुकीज को भी। कुकीज आप जानते होंगे, जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, मैनेज कुकीज करके आता है या एक्सेप्ट ऑल कुकीज करके एक ऑप्शन आता है, जिसको आपको क्लिक करना पड़ता है, और मोस्टली लोग एक्सेप्ट ऑल कुकीज में क्लिक करते हैं, ठीक है।
तो उससे समझिए। ठीक है, अब इसके HTTP का एग्जाम्पल क्या होता है? लोडिंग द एक्सप्लेनेशन इन योर ब्राउजर। ठीक है, किसी भी एक्सप्लेनेशन को ब्राउजर में एक्सप्लेन करता है। लाइक आपने कोई, मान लो कि यूट्यूब सर्चिंग करी, ठीक है, तो उसके आगे ना HTTP लिखा होता है। किसी भी वेबसाइट के लिए ना HTTP डाला जाता है कि उसका जो मतलब जो एक्सप्लेनेशन है, चाहे आप यूट्यूब सर्च मार रहे हो या आप कोई भी एक एनवीडिया की वेबसाइट्स को सर्च मारते हो, तो HTTP लिखा होता है क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है किसी भी वेबसाइट को। ठीक है, एंड देन हम आते हैं टेलनेट की तरफ। टेलनेट क्या है? ये क्या है? रिमोट कमांड लाइन प्रोवाइड करता है किसी भी होस्ट को, नेटवर्क के, किसी भी नेटवर्क में किस और होस्ट, मतलब ये नेट होस्ट है और ये नेटवर्क है, ठीक है, उसके बीच में एक कमांड लाइन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ये सिंपल और सिक्योर है। इट प्रोवाइड्स अ बाई डायरेक्शनल, मतलब ये दोनों तरफ से है, डायरेक्शनल होता है, इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी यूजिंग अ वर्चुअल टर्मिनल। ये क्या करता है? इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन का की फैसिलिटी भी यूज करता है, किसके थ्रू? वर्चुअल टर्मिनल के थ्रू। ठीक है ना, अब इसका एग्जांपल क्या हो गया देखिए, रिमोटली कॉन्फ़िगरिंग अ राउटर और एक्सेसिंग ऑन ओल्ड मेन फ्रेम। ठीक है, मतलब जो हम किसी को भी कॉन्फ़िगर करते हैं, रिमोटली कॉन्फ़िगर करेंगे किसी राउटर को, ठीक है, और किसी भी ओल्ड फ्रेम मेन फ्रेम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट जो है, उसने इनपुट डाला सर्वर में, टेलनेट सर्वर होता है, एक टेलनेट क्लाइंट होता है। क्लाइंट ने क्या किया कि सर्वर को एक इनपुट सेंड किया, तो टेलनेट क्या करेगा कि सर्वर को ना अपना जो क्लाइंट के आउटपुट देगा, वो क्लाइंट के डिस्प्ले होगा, क्लाइंट को डिस्प्ले होता है। लाइक टेलनेट ने किसी क्लाइंट से सर्व इनपुट लिया सर्वर में अपने, तो उसको जो आउटपुट है क्लाइंट के डिस्प्ले पे शो करेगा। ठीक है ना, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और इसी तरह वीडियो को कंटिन्यूअसली PYQs हम करवाते रहेंगे। और आप हमारे, अगर इसके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, या किसी भी टॉपिक्स में कोई इश्यू आ रहा है, तो आप उसको डीपली हमने अपने वन शॉट्स में एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो पूरी वीडियो है कंप्लीट समझ में आई होगी और आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन आपका हो गया होगा। तो अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के नोट्स चाहिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह चाहिए, तो वो आपको हमारे मल्टी एटम्स एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप multiatoms.com पे जाकर विजिट कर सकते हो, जहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वो प्लीज कमेंट करके बताना। आपका फीडबैक जो है बहुत मैटर करता है, जिससे कि हम आगे की वीडियोस के अंदर इंप्रूवमेंट कर पाए। और अभी यार मल्टी आइटम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हम आपसे और बढ़िया बढ़िया जो कंटेंट है वो आपके लिए लाते रहे।